ठीक है, चलिए अब ये किस तरह के स्थलों को दर्जा देता है? तो दो तरह के स्थल है बेटा। पहला तो है सांस्कृतिक, यानी कोई जगह हमारे कल्चर के हिसाब से महत्वपूर्ण हो, कल्चरल पर्सपेक्टिव से, या फिर नेचर के पर्सपेक्टिव से, यानी प्राकृतिक रूप से अगर कोई महत्वपूर्ण होगी तो उसे यूनेस्को जो है क्या देती है बेटा? विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दे देती है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाएं ये क्लास में आपकी कल लाऊंगा यूट्यूब पे, कल उस क्लास के लिए, क्योंकि आपकी बाकी क्लास नहीं है, तो आपको एक जो मेरा अपना अनुभव है नोट्स बनाने का मैं शेयर करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत काम आएगा। ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है। अब ऐसी कितनी जगह है भारत में, सवाल बनता है, और ये लिस्ट हर एक दो साल में अपडेट होती रहती है। क्यों? जैसे पिछले साल आपने, जो बच्चे पिछले साल भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, तो जब नवीन सर ने क्लास पढ़ाई होगी, यहाँ आपको 43 पढ़ाए होंगे, 43। इनको हम विश्व धरोहर स्थल भी कह देते हैं, और कभी कभी एक वर्ड और जोड़ देते हैं, टेंजिबल, ताकि उन 16 में और इनमें कंफ्यूज ना हो बच्चा, उन 16 से यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसलिए बेटा हम टेंजिबल भी इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ देते हैं? टेंजिबल। तो 44 मूर्त विरासत धरोहर स्थल है हमारे, जिनमें से मैंने बताया था दो कैटेगरी है मुख्यतः, 36 तो है कल्चरल, 7 है बेटा नेचुरल वाले, पर एक ऐसा है जिसमें दोनों चीजें में देखने को मिलती हैं। तो देखो बेटा, एक में कल्चर का और नेचर का दोनों का संगम, दोनों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? एक साइट में केवल। तो उस साइट को हम और खास तौर पे पढ़ते हैं। वो कौन सी साइट है बेटा मिश्रित वाली? क्या आप में से कोई बता सकता है? क्या कंचनजंगा है? क्या कंचनजंगा जो है बेटा वो एकमात्र साइट है जिसमें हम दोनों चीजों को देखते हैं? और ये ध्यान रखना है बेटा, 2016 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। कब की गई है? 2016 में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। तो यहां से सवाल बनता है कि ये कब? भैया 2016 में, ये याद रखना है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई है। और मैंने कल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कितने बताए थे बताओ? ये नीचे लिखा हुआ है अमूर्त, ये तो आपको पता ही है। 16वां कौन सा था बताओ? कल बेटा 16वां कौन सा था ये बता दो। कल 16वां कौन सा था ये आपको बताना है बेटा। दीपावली। हाँ 16वां बेटा, कल 16वां दिखा था, वो कौन सा है? दीपावली। बहुत शानदार, दीपावली। चलिए अब एक सवाल बेटा यहां से बनता है कि भारत कब से यूनेस्को का सदस्य है? तो याद रखना है, भारत 1946 से यूनेस्को का सदस्य है। सबसे ज्यादा इटली में है, 61 के करीब है बेटा। कितने? 61 साइट है। दूसरा स्थान पूछा जाता है बेटा, तो जो दूसरा स्थान है, तो ध्यान रखना है मेरे छोटे भाई बहनों, दूसरा जो स्थान है वो चीन का है। और चीन का एशिया में प्रथम, हो सकता है वो इस तरह से घुमा के पूछ ले, एशिया में फर्स्ट है ये, और वैसे सेकंड है पूरे वर्ल्ड में चीन। यानी जहां पर मैक्सिमम या मोस्ट यूनेस्को साइट पाई जाती हैं वो देश है बेटा, पहले नंबर का इटली, दूसरे नंबर पे चीन। अगर भारत का स्थान देखोगे तो भारत 6th प्लेस पे है बेटा, भारत दुनिया में 6th प्लेस पे है। और अगर यही चीज सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल वाला महाद्वीप, अगर आप आइलैंड की बात करें तो कौन से कॉन्टिनेंट की, सॉरी बेटा, कौन सी कॉन्टिनेंट की, आइलैंड की नहीं, कॉन्टिनेंट की। अगर आप कॉन्टिनेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोप में। कहां पे? यूरोप में ये स्थल पाए जाते हैं, विश्व धरोहर स्थल सबसे ज्यादा। ठीक है, तो यहां थोड़ा सा डेटा ऐसा है जो आपसे पूछा जाएगा, और वो डेटा क्या है बेटा कि ये जो है यूनेस्को के जो विश्व धरोहर स्थल है सबसे ज्यादा किस देश में है? इटली में है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है? चीन है। और चीन, क्योंकि इटली तो एशिया का हिस्सा है नहीं, तो अगर एशिया में प्रथम पूछा जाएगा तो हम चीन को बता देंगे। अगर दुनिया में भारत का स्थान पूछा जाएगा बेटा, दुनिया में भारत का स्थान पूछा जाएगा तो छठा है। पर अगर किसी कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे, किसी कॉन्टिनेंट के बारे में, तो यूरोप है, क्योंकि यूरोप आपको पता है पहले से ही काफी क्या है, पहले से ही इन चीजों में काफी विकसित है वो, तो इसीलिए बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह वहां पे इस तरह की देखने को मिल जाती है। अगले सवाल पे हम आएंगे। विश्व धरोहर स्थल पहला, जब शुरुआत हुई विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की, तो उसके बाद कभी ना कभी तो ऐसा साल आया होगा जब हमारा कोई स्थल विश्व धरोहर स्थल बना। हाँ जी, वो साल कब आया मेरे शेरों? वो साल कब आया था? 1983 में। आप मुझे बताओगे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हमारी पहली किस साल घोषित की गई? किस साल घोषित की गई बताओगे क्या आप में से कोई भी बताए कि किस साल हमारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत? जैसे यहां 1983 में 4 साइट ऐसी हैं, 4 जगह ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। 4 ऐसी हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। बेटा ध्यान रखना है, 4 साइट हैं, तो याद रखना है आगरा फोर्ट, यहां की हम बात करें पहले जो है 4 जगह, एक तो आगरा फोर्ट है 2008, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। इंटेंजिबल वाला पहली बार, इंटेंजिबल वाला पहली बार बेटा 2008 में। ठीक है मेरे शेरों, 2008 में, बहुत शानदार। हाँ मतलब आपने कल चीजें ध्यान से पढ़ी हैं। चलिए तो ध्यान रखना है, आगरा का किला पहली साइट है। दूसरी साइट या जगह जो है, सबसे पहले चारों के नाम पता होनी चाहिए आपको, ताजमहल है। तीसरी साइट अजंता की गुफाएं हैं, और चौथी साइट है एलोरा की गुफाएं। अब यहां से अलग अलग सवाल बनेंगे। अब जो सवाल बनेंगे मैं बताऊंगा। तो आपसे पहला सवाल तो यही बनता है कि 1983 में हमारे कितने स्थल 1983 में हमारी कितनी साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की गई, घोषित की गई? तो 1983 में, 1983 में हमारी 4 साइट, मेरे साथ वहीं घर बैठे बैठे बोलोगे। नंबर 1 आगरा का किला, नंबर 2 ताजमहल, नंबर 3 अजंता की गुफाएं, नंबर 4 एलोरा की गुफाएं, नंबर 4 एलोरा की गुफाएं। पहला सवाल यहां से बनेगा। अब अगर हमें चारों पता है तो दूसरा सवाल कहां से बनता है? इनमें से कौन सा 1983 में शामिल किया गया था? लाल किला, कुतुब मीनार, रानी की वाव या एलोरा की गुफाएं? तो इस तरह से घुमा के दे देगा, तो आपको अगर चारों पता है तो फिर कोई इशू है नहीं। अब देखिए, अब इसमें सवाल अगला क्या बनता है? आगरा का किला किस पे बना हुआ है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला, जो बिल्डिंग्स बनती आई है ना वो अलग अलग उनमें शैली यूज हुई है।
यानी कुछ इंडो इस्लामिक में है, कोई विक्टोरियन गोथिक में मिलेंगी। मतलब ये अलग अलग बिल्डिंग बनाने की शैली है। जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे नॉर्मल घर हैं भाई, हम अपने में ज्यादा गणित नहीं लगाते, लेकिन ये पुरानी वास्तुकला का यूज करते थे। अभी भी आप देखोगे लाल किला कैसा अलग बना हुआ है, अभी भी देखोगे ताजमहल कितना प्यारा बना हुआ है। तो मतलब ये देखते थे कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इसे बनाने का। तो इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है वो यूज हुआ है आगरा के किले में, और ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया? तो बेटा बिल्ड किया गया है अकबर के द्वारा। और ये सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आप बताओगे कि जी ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, 1983 में। आपसे पूछेगा इसकी खासियत, तो इसमें दो बिल्डिंग जहांगीर महल और खास महल है। इसमें जहांगीर, आजकल जो एसएससी पूछती है ना, वो किस तरह पूछ सकती है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है जो 1983 में विश्व धरोहर स्थल बना, पहला। दूसरा, ये इंडो इस्लामिक वास्तुकला पर आधारित है। तीसरा, जहांगीर महल और खास महल इसमें स्थित हैं। चौथा, ये शाहजहां द्वारा निर्मित है। इस तरह के सवाल पूछने लगी, यानी उसके सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, सारे फैक्ट। बेटा लोकेश जी कह रहे हैं कि सर हैंड रिटन पढ़ाओ। बेटा स्टैटिक जीके में ना तो मैं ये पिक्चर बना सकता हूं, और दोनों उसमें स्टैटिक जीके का बहुत ज्यादा कोर्स है। आपने देखा होगा स्टैटिक जीके में मैं कुछ कुछ फैक्ट आपको लिख लिख के बताऊंगा, जैसे पीछे भी बताए हैं, हो सकता है किसी क्लास में और भी ज्यादा बताऊं, लेकिन बेटा इसमें लिख के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। ना लिख के मैं पिक्चर दिखा सकता हूं आपको, है ना लिख के मैं ताजमहल दिखा सकता हूं, और इतना सारा बाइलिंगुअल लिखना भी बहुत समय लेगा। मुझे ये समझ में आता है, देखो अगर मुझे पढ़ना हो तो मैं हमेशा कैसे पढ़ना चाहूंगा, जहां चीजें सामने हो, बस मैं पढ़ूं और बाद में खूब सारा रिवीजन करूं। हमें केवल तब दिक्कत आती है जब हम साथ के साथ नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं। बेटा जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, उस टाइम पे तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि साथ के साथ नोट्स नहीं बनाने हैं। सब कुछ ऐसे तो किताबों में ही रखा हुआ है। अगर हमें नोट्स बनाना ज्यादा जरूरी है, सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है? और सिलेक्शन केवल हमें सब कुछ किताबों में लिख के रखने से हो जाएगा बेटा, या सिलेक्शन हमारा चीजों को बार बार मेहनत करने से और पढ़ने से होगा? क्या हमारे बहुत साफ नोट्स हैं इसका मतलब हम सेलेक्ट हो जाएंगे, या हमने बड़ा शॉर्ट में एक एक बस कीवर्ड लिख के ही नोट्स निपटा दिए, कब सिलेक्शन हमारा ज्यादा होगा? तो हम समझने के लिए हैं क्लास में, और हमें इतनी समझ अपनी विकसित करनी है कि हमारा जो प्राइमरी उद्देश्य है कहीं हम उससे तो नहीं भटक जा रहे हैं, वो हमें नहीं भटकना है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है। तो जहांगीर महल और खास महल, इसको हिंदी में भी वही बोलेंगे, अंग्रेजी में भी, तो ये भी कहां पर है? इसी आगरे के किले में है। तो इसकी चार खासियत आपको याद रखनी है। दूसरा फिर ताजमहल की बेटा, सबसे पहले तो ताजमहल को किसने बनवाया? इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, इसके द्वारा शाहजहां। अब आपसे पूछा जाएगा भारत में मुगल कला का रत्न, यानी द ज्वेल ऑफ मुगल आर्ट इन इंडिया, इसे कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। तो भारत में मुगल कला का रत्न, द ज्वेल ऑफ मुगल आर्ट, भी ताजमहल को कहा जाता है। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने इसका खाका तैयार किया है, वो उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरी जगह पे हम आएंगे तो अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। हमने दो जगह अब तक देखी, दो जो स्थल हैं दोनों उत्तर प्रदेश से थे। अब यहां पे ध्यान रखना है बेटा, ये अजंता की गुफाएं आ गई, अजंता केव्स। ये जातक कथा यानी जातक टेल्स पर आधारित है। अब जातक टेल्स क्या है बेटा? बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। जातक टेल्स जो है, जातका टेल्स, वो किससे जुड़ी हुई हैं? तो बौद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं बेटा। किससे? बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। और इसको वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा, किसके द्वारा? वाकाटक डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया। और ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अजंता केव्स का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, किसने इन्हें बनवाया था? तो बेटा वाकाटक वंश ने बनवाया था। दूसरा सवाल बनता है, ये किस धर्म से संबंधित है? अजंता केव्स बुद्धिज्म से है बेटा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनमें कौन सी कथाओं का वर्णन है? तो जातक टेल्स का है बेटा, और ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब पूछा जाता है कुल कितनी केव्स हैं यहाँ पे? तो 29 है बेटा, जिनमें से 25 तो विहार है। विहार कहते हैं किसी भी रहने वाली जगह को। और बेटा 4 हैं चैत्य, क्या है? 4 हैं चैत्याज, जो कि प्रेयर के लिए यूज होती हैं, प्रार्थना के लिए यूज होती हैं। तो कुल मिलाके यहाँ पे 29 है। कितनी है? कुल मिलाके 29 है बेटा, ठीक है। पर आप भी देखो विहार, आप देखते हो ना, आनंद विहार, संगम विहार, ये विहार, वो विहार, आपके घर की कॉलोनी भी हो सकता है विहार हो। तो विहार का मतलब ही है जो रहने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग जो यूज किया जाए बेटा, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ लिविंग, और फॉर द पर्पज ऑफ प्रेयर यूज किए जाएंगे चैत्याज, ठीक है। तो याद रखना है बेटा कि भाई अजंता की गुफाएं। अब इसका वंश याद नहीं रहता कई बार, तो हम इसे कनेक्ट करते हैं कि भैया अजंता मतलब अजानता, जिसे आप जानते ना हो, और जिसे आप जानते नहीं हो उससे सीधे तो बात नहीं करोगे, पहले वॉक करोगे उसके संग थोड़ा बहुत, और भैया फिर उसके संग टॉक करोगे। जिसे आप जानते नहीं हो, ध्यान रखना है बेटा, पहले वॉक करोगे उसके संग और फिर टॉक करोगे। तो वाकाटक अजंता, वाकाटक अजंता, वाकाटक अजंता, ठीक है। अगर इस चीज को आप नहीं भूलोगे, बस ऐसे कनेक्ट करना है, तो मैं आपसे एक बार थम्स अप चाहूंगा अगर ये चीज आप नहीं भूलोगे। चौथी जगह आ गई एलोरा की गुफाएं हैं, कुल 34 गुफाएं हैं, 34 केव्स हैं बेटा। चरनाद्री हिल्स में ये स्थित है। किसमें? चरनाद्री हिल्स में, याद रखना है बेटा, चरनाद्री हिल्स में ये शामिल है, याद रखना है, चरनाद्री हिल्स में। और इसमें कुल 3 धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, 3 धर्म है कुल मिलाके, 3 धर्मों से संबंधित है। ध्यान रखना है, 3 धर्म जो है उससे संबंधित है। कौन कौन सी? तो 1 से 12 केव है बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म से संबंधित, तो 12 टोटल हो जाएंगी। 13 से 29 केव्स कौन से हैं बेटा? तो ये हिंदुइज्म से यानी हिंदू धर्म से, ये कुल मिलाके 17। और बेटा 5 हैं जैनिज्म से, 5 जैन धर्म से रिलेटेड हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे कुल 12, 17, 29 और 5, 34। तो 3 धर्मों से संबंधित है, ये 3 धर्मों से संबंधित है। जबकि अजंता किससे संबंधित था बताओ बेटा? केवल अजंता में केवल एक धर्म था, बुद्धिज्म। क्या बेटा? बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये, लेकिन इसमें हिंदुइज्म भी है, इसमें जैनिज्म भी है, और इसमें क्या है बेटा? बुद्धिज्म भी है, इनमें तीनों है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए किस नोट पर, तो ध्यान रखना है 20 रुपए के नोट पर इसे डिपिक्ट किया गया है, यानी जो एलोरा केव्स है। 20 रुपए का नोट जब आप निकालोगे और उस 20 रुपए के नोट को देखोगे तो देखोगे कि भैया उस पे एलोरा केव्स को डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए ब्राह्मण या हिंदू, इसको आप यहां पे देखो, यहां हिंदू भी आ सकता है और यहां केवल ब्राह्मण भी लिखा सकता है, हाँ ब्राह्मण भी लिखा सकता है, तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है।
अब यहां तक की चीजों को मैं आपको करवा देता हूं 1 मिनट के अंदर समराइज। तो पहली 4 चीजें हमने पढ़ ली थी। सबसे पहले देख रहे थे क्या हम बेटा, आगरा का किला। आगरा का किला किसने बिल्ड किया? अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया है, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, हाँ जी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। फिर हमने देखा ताजमहल। ताजमहल बेटा उस्ताद अहमद लाहौरी उसके आर्किटेक्ट हैं, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। द ज्वेल ऑफ मुगल आर्ट इन इंडिया, यानी भारत में मुगल कला का रत्न वही है जिसे ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं बेटा। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखी थी क्या? तीसरे नंबर पे हमने देखी थी अजंता की गुफाएं। पहले वॉक करना है फिर टॉक करना है, तो वाकाटक डायनेस्टी से जुड़ी हुई है। 29 है टोटल, हालांकि 25 विहार के तौर पे यूज हो रही है, और 4 जो है वो चैत्याज यानी कि प्रेयर का जो स्थान है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक तरह से हम कह सकते हैं, उससे रिलेटेड है। और चौथे नंबर पे बेटा हम आए थे एलोरा की गुफाओं में, 3 धर्मों से संबंधित है, ठीक है। बुद्धिज्म सबसे पहले 12 गुफाएं, फिर 17 गुफाएं ब्राह्मण से संबंधित है या हिंदुइज्म से संबंधित है, 5 जैनिज्म से संबंधित है, ठीक है। और जो 20 रुपीज का नोट है उस पर आपको क्या देखने को मिलता है? तो यही देखने को मिलता है। चलिए ठीक है। हाँ, 16 मंदिर में 16 जो मंदिर नंबर 16 है उसमें कैलाश मंदिर, सॉरी गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर है, ये भी पूछा जाता है ना। केव नंबर 16 जो है, गुफा नंबर 16 जो है, तो एलोरा का कैलाश मंदिर, इसको याद ही ऐसे करो, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश टेंपल ऑफ एलोरा, ठीक है। तो जो कैलाश मंदिर है वो आपके दिमाग में रहना है। 5वें जगह पे आगे बेटा, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क में है। पहला सवाल तो यही बनेगा कि उड़ीसा कहां पे है? उड़ीसा 1984 में शामिल हुआ है। किसने बनवाया है बेटा? तो नरसिंह देव वर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह देव वर्मन के द्वारा ये क्या किया गया है बेटा? बिल्ड किया गया है। और यहां पे अगर वास्तुकला पूछा जाएगा तो बेटा कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है, ये कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया है, याद रखना है वो किससे? कलिंगा आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, या कलिंगा आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। कलिंगा आर्किटेक्चर का क्या है बेटा? उदाहरण है। इससे और क्या सवाल पूछे जाते हैं? ये किसके, तो ध्यान रखना है विशाल रथ के आकार में डिजाइन है। किसकी शेप में है ये? तो ह्यूज चैरियट, ये ह्यूज चैरियट जो होता है ना बेटा, याद रखना है उसकी शेप में बनाया गया है। इसमें दोनों तरफ 12-12 व्हील्स की क्या है? रो है 2, यानी जब रथ की तरह बनाया जाएगा तो 2 साइड है, यहां 12 व्हील है, 12 व्हील है, और यहां भी 12 है। टोटल कितने व्हील हो जाएंगे बेटा? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे शेरों कि भाई ये टोटल व्हील्स कितने हो जाएंगे, और इनको कौन पुल कर रहे हैं? तो ये 7 हॉर्सेज जो हैं उनके द्वारा पुल किए जा रहे हैं, उनके द्वारा खींचे जा रहे हैं। तो मंदिर के दोनों तरफ क्या है? जो 12 रोज ऑफ व्हील्स, ठीक है, याद रखना है। तो ध्यान रखना है 12 पहियों की कतारें हैं और 7 घोड़े इन्हें खींच रहे हैं दोनों तरफ। तो मतलब ये किसके आकार में बना हुआ है? पहला सवाल बनेगा। हाँ 24 24 24 24, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो याद रखना है इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, काला शिवालय, यानी ब्लैक पैगोडा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। और 10 रुपए के नोट पे से डेपिक्ट किया गया है, 10 रुपए के नोट पे डेपिक्ट किया गया बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब यहां से सवाल बनता है महाबलीपुरम के स्मारक, इसको मामल्लापुरम भी बोल देते हैं, मामल्लापुरम। तो याद रखना है मामल्लापुरम जो है तमिलनाडु में है, 1984 में शामिल हुआ था, और ये जो पल्लव किंग्स हैं, पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित है। तो हमने अगर केवल निर्माण में आपके रिवीजन करवाऊं तो आप सबसे पहले आगरा का किला जो है अकबर बता दोगे, फिर आप क्या बताओगे? आगरा के किला के बाद शाहजहां ताजमहल के बता दोगे, फिर आप अजंता की गुफाओं में वाकाटक वंश पे आ जाओगे, इस पे वाकाटक वंश पे अजंता की गुफा में आ जाओगे। फिर मैंने आपको बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर, आप नरसिंह देव वर्मन पे आ जाओगे, नरसिंह देव वर्मन। फिर आप यहां जब आओगे 1984 का जो दूसरा स्थल है पट्टदकल, तो बेटा पल्लव किंग्स हैं, पल्लव राजा हैं, पल्लव वंश से जुड़े हुए राजा हैं, तो पल्लव किंग्स के द्वारा ये महाबलीपुरम के स्मारक। अब हमें याद करना है साल। देखो सबसे ज्यादा 2 जगह से पूछा जाता है, सबसे ज्यादा 2 जगह से पूछा जाता है। किन 2 जगह से पूछा जाता है? तो सबसे ज्यादा जो सवाल बनते हैं कहां से बनते हैं बताओ? एक तो कौन से राज्य में है, ये किस स्टेट में है, और ये कौन से वर्ष यानी कौन से ईयर में शामिल हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं 2 जगह से बनते हैं, इन्हीं 2 जगहों से बनते हैं। और याद रखना है एक तो कि कौन से राज्य में है और कौन से ईयर में शामिल किया गया। तो ये तो सबके आपको सबसे पहले याद करने हैं, सबसे पहले इन्हीं दोनों चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। तो आप याद रखना 84 में भैया 7 घोड़े खींच रहे हैं रथ को, तो वो कैसे होंगे? वो महाबली होंगे। वो कैसे होंगे? वो महाबली होंगे जो 7 घोड़े रथ को खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो महाबली होंगे। तो सीधे सीधे हमें ऐसे याद हो जाएगा कि भैया महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम हैं, वो तमिलनाडु में है और 1984 में शामिल किए गए हैं, 84 में। नंबर 7 काजीरंगा नेशनल पार्क। देखो हमने देखा 1983 में 4 हमारे जो प्लेस हैं वो इसमें शामिल किए गए, 1984 में 2 शामिल किए गए हैं, 1985 में 3 शामिल किए जाएंगे। तो याद रखना है 1985 में एक तो काजीरंगा जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए बेटा जो फेमस है, एक तो ये, एक मानस, दूसरे नंबर का मानस, और तीसरे नंबर का केवला देव। अब इनको एक सरदर्द पैदा होगा कि कैसे याद करें कि ये 1985 के हैं, और कैसे याद करें 1985 में 3 हैं, कैसे याद करें? तो इसको भी इतनी बड़ी समस्या आप लोगों ने बता दी है कि इसको सॉल्व करने में कम से कम 30-40 सेकंड तो मुझे लगेंगे। मुझे पहले मैं भूल जाता था क्योंकि शुरुआत में, तो मैंने इसको ऐसे कनेक्ट किया, काजी कैसा मानस है? अरे 85 साल का हो गया, हमें नहीं पता, केवल देव ही जाने कैसा मानस है। काजी कैसा मानस है? तो 85 साल का हो गया पर हमें भी नहीं पता कि कैसा मानस है, केवल देव ही जाने कैसा मानस है। तो हमने तीनों चीज ले ली, काजी भी ले लिया, मानस भी ले लिया, और भाई केवल देव जाने ये भी ले लिया, और 1985 का मतलब है 85 साल का है तो ये भी ले लिया। तो ये समस्या यहां खत्म, ये समस्या खत्म। दोबारा आप कभी नहीं बोलोगे कि ये कब शामिल हुए हैं तीनों, और या एक साल में कौन कौन से 3 शामिल हुए हैं। काजी कैसा मानस है? 85 साल का है पर हमें भी नहीं पता भैया कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है।
केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। ठीक है, चलिए तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क असम, है ना, 1974 में ये नेशनल पार्क घोषित हुआ था। ये हालांकि हम उसमें भी पढ़ाएंगे जब हम आपको पर्यावरण पढ़ाएंगे, पर एक बार अभी भी देख लो क्या बुराई है। 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित, और ये सबको पता होगा कि भाई वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क कभी कभी पूछता है, तो मानस रिवर इसी से होकर बहती है, मानस रिवर इसी से होकर बहती है बेटा। और जब आप आगे पढ़ोगे तो एक कैटेगरी हम पढ़ाएंगे बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये सब बताएंगे। तो ये मानस नेशनल पार्क जो है ये बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में भी आता है। ये अभी के लिए बस थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, आगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बेटा, तो याद रखना है इसको पहले क्या कहते थे, इसका फॉर्मर नेम है क्या बेटा, भरतपुर बर्ड सेंचुरी। अब इसको कहते हैं क्या, अब इसको कहते हैं केवलादेव नेशनल पार्क, पहले से कहते थे भरतपुर बर्ड सेंचुरी। क्या कहते थे, तो ध्यान रखना है भरतपुर बर्ड सेंचुरी, तो इसका नया नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। हमने सारे याद कर लिए अब तक के सारे साल अगर आपको याद ना हुए हो 1983 के, बेटा याद रखो 4 हैं, कोशिश करो रिकॉल करने की। 1984 के दोनों याद करो बेटा, 1985 के तीनों याद करो। जैसे मुझे तो भाई इनका रिवीजन करने में ना मुझे कम से कम कई मिनट लग जाती हैं। देखो 1983 में सबसे पहले अजंता ले लो, एलोरा ले लो, आगरा का किला ले लो, ताजमहल ले लो, 4 हो गए। 84 में एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक, कोणार्क का सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम के स्मारक। और 85 में काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है, और काजी की उम्र है 85 साल। काजी कैसा मानस है, केवल देव ही जाने ऐसा मानस है। तो आपको ये इस तरह से बार बार रिवाइज करना है जब भी आप आगे बढ़ेंगे, ये आपकी पीडीएफ में आपको मिलेगा। हम्पी के स्मारक, अब हम्पी अगर आपको याद ना हो, देखो कितने प्यारे स्मारक बने हुए हैं, अगर ये आज भी इस तरह के हैं तो जब बने होंगे तब इनका क्या वैभव होगा। हम्पी के स्मारक, और भैया हम्पी के नाटक करते हैं हम इंडियन है। अगर हमने पी लिया ना 2 लिटिल लिटिल, अगर हमने 2 लिटिल लगा लिए तो हम क्या करते हैं, फिर नाटक करते हैं हम तो। नहीं बेटा 1983 में 5 है ये कह रहे हैं एक बच्चे, नहीं बेटा 5 नहीं है, 5 नहीं है। आप अगर कहीं आपने गलती से लिख लिया है तो उसको अपडेट कर लो, 4 ही है, 4 ही है। तो भैया हम इंडियन और हम पी के क्या करते हैं, नाटक करते हैं। और हम ज्यादा पी लेते हैं तो क्या पिलाई जाती है भैया, छासी, छायसी पिलाई जाती है। गांव में मट्ठा छाय पिलाया जाता है, क्यों, जब हम ज्यादा पी लेते हैं और पी के नाटक करते हैं बेटा तो हमें छायसी पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है, छायसी पिलाई जाती है। क्या पिलाई जाती है, छायसी। ठीक है, क्लियर है। तो हम्पी के जो स्मारक समूह है कर्नाटक में है, कहां पे है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए 1986 में पूछा जाएगा राजा कृष्णदेव राय, इनसे संबंधित हिस्ट्री के फैक्ट भी करवा रहा हूं मैं, वरना केवल ऐसे तो आधे घंटे में ही हो जाते, क्योंकि ये सवाल भी बनते हैं चाहे हिस्ट्री से ही है, लेकिन इनसे संबंधित सवाल आपके एग्जाम में तो आएगा। ठीक है, चलिए, नहीं मैंने कभी नहीं लिखवाया होगा बेटा, जीडी वाले बैच में मैंने कभी नहीं लिखवाया होगा। 83 में 4 ही लिखवाते हैं हमेशा, 83 में 4 ही लिखवाते हैं बेटा। ट्रिक इंग्लिश में, इतनी हिंदी तो हम जानते हैं क्या, हम में से ऐसा कोई बच्चा है जो घर में भी अंग्रेजी में बात करता हो। हम्पी को तो देखो अंग्रेजी में भी हम्पी कहेंगे, ये भी हम्पी, और कर्नाटक को भी। तो हम पी के क्या करते हैं, नाटक करते हैं, हम पी के नाटक करते हैं। तो ये तो दोनों ही चीजें बिल्कुल सेम, हम अंग्रेजी में अगर कुछ और बोलते तो अलग बात थी, हम दोनों ही सेम बोलते हैं बेटा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना है ये आपको कि भाई हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है। राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित है ये, 50 रुपए के नोट पर इनका चित्र है। तो 50 रुपए के नोट पर हम कितने रुपए की पी के, कितने रुपए की पी के नाटक करते हैं बेटा, हम कितने रुपए की पी के नाटक करते हैं बताओ। 50 रुपए की मिल जाती है ना, उसी को पी के नाटक करते हैं हम। 50 रुपए की पीते हैं, ध्यान रखना है बेटा, उसी को पी के नाटक करते हैं। और एक सवाल यहां से ये बनता है कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी अंतिम राजधानी क्या है, हम्पी है, और जो तुंगभद्रा नदी के तट पे है स्मारक, तुंगभद्रा जो रिवर है उसके किस पे है, तट पे है बेटा, उसके तट पे है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम्पी के जो मॉन्यूमेंट है कर्नाटक में है, किस नदी के उस पे है, तो ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर है ये। किसके बैंक पे है, तुंगभद्रा रिवर पर। इसकी अंतिम राजधानी, सीधे क्वेश्चन आता है, विजयनगर एम्पायर की जो लास्ट कैपिटल है वो हम्पी थी। कितने रुपए के नोट पे है बेटा, ये 50 रुपए के नोट पे है, और राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित है। राजा कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित बेटा, याद रखना है। ये कौन सी स्टाइल में बने हुए हैं, तो द्रविडियन। आप देखोगे साउथ की ज्यादातर चीजें द्रविडियन स्टाइल में ही बनी हुई है, द्रविडियन स्टाइल में बनी हुई है। और आपको फिर एक सवाल पूछ लेगा हिस्ट्री में कि भाई विजयनगर एम्पायर जो है उसका पतन, उसका फॉल जो है कब हुआ, तो एक बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में बेटा, तब इसका क्या हुआ है, फॉल हुआ, यानी ये खत्म हो गया, ये साम्राज्य फिनिश हो गया। ठीक है, तो स्थापत्य शैली इनकी हम्पी के स्मारक की द्रविडियन है। विजयनगर जो एम्पायर है उसका फॉल कब माना जाता है, तो तालीकोटा का युद्ध माना जाता है। फिर विजयनगर किसने फाउंड किया था, ये सवाल भी आ जाता है। तो बेटा 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का के द्वारा ये फाउंड किया गया था क्या बेटा, विजयनगर। और याद रखना यहाँ के 2 बहुत फेमस टेंपल हैं, एक तो विरूपाक्ष मंदिर और एक विट्ठल मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष टेंपल, विट्ठल टेंपल, विरूपाक्ष टेंपल, विट्ठल टेंपल। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है बेटा, जल्दी पीडीएफ सही है, ध्यान जल्दी से, क्योंकि ज्यादा फैक्ट है, एक बार जल्दी से रिवाइज करो। तो हम्पी के स्मारक कर्नाटक में है, किसने बनवाए हैं हम्पी के मॉन्यूमेंट, तो बेटा कृष्णदेव राय ने। कितने रुपए के नोट पे है, तो 50 रुपए के नोट जो है उस पर डिपिक्ट किया गया है इसे। विजयनगर एम्पायर की लास्ट कैपिटल क्या है, तो बेटा हम्पी है। ये किस नदी के बैंक पे है, किस नदी के, तो भाई ये बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर है। ठीक है, ये कौन सी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ है, तो द्रविडियन में बना हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य का जो फॉल है, जो पतन है, वो माना जाता है तालीकोटा का युद्ध, सीधे सीधे। विजयनगर की स्थापना तो बेटा हरिहर और बुक्का राय के द्वारा की गई। किसने फाउंड किया है इसे, हम्पी को, विजयनगर को बेटा, तो याद रखना है हरिहर और बुक्का। और यहाँ 2 फेमस टेंपल हैं, विरूपाक्ष और विट्ठल। और ये जो विट्ठल टेंपल है, आज भी वैज्ञानिक इस चीज की खोज में है कि इसके जो खंबे हैं, जो स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, इससे म्यूजिक आता है, ये कैसे आता है, आज भी वो वैज्ञानिकों के लिए रिसर्च का विषय बना हुआ है बेटा। ठीक है, चलिए अब इसी में 86 में ही एक और है, मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो। तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ खजुराहो, तो पहला सवाल यही बनेगा, कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और याद रखना है 1986, 1986।
कौन से रूलर्स थे जिन्होंने ये बनवाए हैं? तो चंदेल रूलर थे बेटा, चंदेल। अब मैं अगर याद करने की कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता था इसमें, तो मैंने कहा देखा भाई अगर हम खुजाते हैं ना, शरीर को खुजलाते हैं तो चकते चकते से पड़ जाते हैं, जब एलर्जी होती है ना, चंदे चंदे से, ऐसे गोल गोल चंदे से, या ऐसे मान लो जब गोल गोल चंदे से पड़ जाते हैं ना, तब हमें फिर खुजाना पड़ता है शरीर, है ना, गोल गोल चंदे बन जाए अगर शरीर में तो हमें वो खुजलाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है किन शासकों ने बनवाए हैं, तो चंदेल रूलर्स के द्वारा ये बनवाए गए हैं। किसके द्वारा? चंदेल रूलर्स के द्वारा ये बनवाए गए हैं। ये हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है। क्या आपको याद है अजंता किस धर्म को समर्पित था? अजंता, अजंता बताओ जल्दी, कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? और एलोरा कौन से धर्म से जुड़ा हुआ स्थल है? तो अजंता केवल बुद्धिज्म, एलोरा केव्स बेटा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, और या तीसरे नंबर पे जैनिज्म, और तीसरे नंबर पे जैनिज्म। तो इन तीनों से जुड़ा हुआ है, इन तीनों से जुड़ा हुआ है बेटा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो किन धर्मों को समर्पित है? तो इट इज डेडिकेटेड टू हिंदू एंड जैन्स, हिंदूज एंड जैन्स। ठीक है, याद रखना है। ये हो गए खजुराहो। फिर 1986 में ही फतेहपुर सीकरी भी शामिल हुआ। इसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, विजय का नगर। ये भी अकबर ने बनवाया है, जैसे आगरा का किला बनवाया था। और सवाल पूछा जाता है फतेहपुर सीकरी के जो प्रमुख फेमस स्ट्रक्चर हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ एक 5 मंजिला पंचमहल बना हुआ है, यहाँ एक अनूप तालाब भी बना हुआ है। ये दोनों इसकी प्रमुख संरचनाएं हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, मेजर स्ट्रक्चर्स हैं बेटा। फिर लास्ट में गोवा के गिरिजाघर और कॉन्वेंट, चौथा आ गया। तो हमने यहां तक देख लिया 1983 में 4, 1984 में 2, 1985 में 3, 1986 में 4। और इन चारों को आप बता सकते हो कौन कौन से हैं? बाकी तो ठीक है, लेकिन इन चारों को बता सकते हो? अगर मैं बताने की कोशिश करूं, सबसे पहले हम्पी के नाटक करते हैं, हम्पी के स्मारक, फिर खजुराहो के स्मारक, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर बेटा चौथे नंबर पे है गोवा के गिरजाघर और कॉन्वेंट। तो ये 4 हैं, कौन कौन से फिर से बताओ? नंबर 1 पे क्या था बेटा? 1986 में हम्पी के स्मारक, फिर खजुराहो के मॉन्यूमेंट जो है, फिर तीसरे नंबर पे फतेहपुर सीकरी, सिटी ऑफ क्या बोलते हैं इसको? तो सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का नगर भी बोलते हैं। और चौथे नंबर पे चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। और सीधे सीधे ये सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जो जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं वो 3 हैं। एक तो है बसिलिका ऑफ बॉम जीसस, और ये क्या है असलियत में? वहां पर एक बहुत फेमस संत हुए, संत फ्रांसिस जेवियर, संत फ्रांसिस जेवियर बेटा हुए हैं। और जो संत फ्रांसिस जेवियर हैं, इन्हें गोवा का भगवान, ठीक है, गोवा का भगवान, गॉड ऑफ गोवा, या इनको बोल देते हैं, नाम दे देते हैं गोएंचो साहेब, गोएंचो साहेब बेटा, गोएंचो साहेब कहा जाता है। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर को क्या कहा जाता है? गोएंचो साहेब बेटा, गोएंचो साहेब कहा जाता है। तो ये सवाल सीधे सीधे आता है कि भैया किसे गोएंचो साहेब के नाम से जाना जाता है? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर को सेंट फ्रांसिस जेवियर को ध्यान रखना है बेटा किसके नाम से? तो इन्हें सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोएंचो साहिब के नाम से या गोवा के भगवान के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है, गोवा के भगवान के नाम से जाना जाता है। से कैथेड्रल, से कैथेड्रल अगर बात करें हम, ध्यान रखना है, से कैथेड्रल ये एक चर्च है वहां पे, ये भी फेमस है। और सेंट फ्रांसिस ऑफ ओसीसी चर्च, सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी चर्च जो है ये भी वहां पे है, और ये तीनों इसका हिस्सा है। सवाल यहां से एसएससी ने पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जगह है जहां पर संत फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर यानी मृत शरीर यानी मॉर्टल रिमेन्स रखे हुए हैं? एसएससी ने यहां से सवाल पूछा हुआ है कि वो कौन सी जगह है गोवा में जो कि विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी है और जहां पे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर यानी मॉर्टल रिमेन्स रखे गए हैं। ये सवाल पूछा गया बेटा। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये तो बता रहा हूं बेटा मैं सारे, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, ठीक है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, खजुराहो के। ये हम्पी के स्मारक हम्पी के नाटक करते हैं। तो ये चारों जगह हो गई हैं, ठीक है, ये चारों जगह हो गई। यहां तक हम आ गए और यहां तक ये सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, बॉम जीसस का बसिलिका खास तौर पर रहना चाहिए, यहां से सवाल बनता है। आ जाओ, एलिफेंटा की गुफाएं, उन 14 नंबर पे, 14 नंबर। ये नंबर याद नहीं रखना है आपको, नंबर बस पहले 4 जो है वो याद रखना है और लेटेस्ट वाला याद रखना है, बाकी नंबर की जरूरत नहीं है। एलिफेंटा की गुफाएं बेटा, एलिफेंटा की गुफाओं को घारापुरी की गुफाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घारापुरी की गुफाएं इनको कहा जाता है। बेटा एक साथ याद नहीं रखना, एक बच्चा पूछ रहा है, हमें समझ तो आ रहा है, लेकिन इतना कुछ याद कैसे करें? ये होगा याद धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है कुछ भी, एक दिन में चीजें नहीं बनती हैं। एक चीज एक दिन में बिगाड़ना हो आपको बिगाड़ सकते हो, पर चीजें बनने में समय लगता है। और धीरे धीरे बार बार हम याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने वही शुरू में बताया, हमें खुद को भरोसा दिलाना है कि हम ये कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो ये क्या ही काम है, किताबें दी हुई हैं, हम उनमें से देख के पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्या काम है? इससे मुश्किल सारे काम है, इससे मुश्किल सारे काम है बेटा, सारे जितने भी हैं दुनिया में, ये सबसे आसान है। तो याद रखना है, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में इसका हिस्सा बनी। इनका जो लोकल नेम है, जो स्थानीय लेवल पे लोकल नेम, जो लोकल लेवल पे लोग इनको बोलते हैं, तो वो घारापुरी केव्स बोलते हैं। और ये सवाल आया हुआ है पेपर में, कितनी गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं? हेलो, हेलो, हेलो। चलिए भाई, एक चीज बता दूं मैं पहले आपको, पारुल मैडम की थोड़ी सी तबीयत खराब है आज, तो वो उनकी क्लास आज नहीं। क्या कहते हैं बेटा? घारापुरी, ध्यान रखना है बेटा, घारापुरी की गुफाएं कहते हैं। कितनी गुफाएं हैं ये सवाल आता है कई बार, तो 7 हैं। और ध्यान रखना 5 हिंदू और 2 बौद्ध गुफाएं हैं, यहां भी चेंज है, 5 हिंदू यानी 5 तो बुद्धिज्म की हैं,
सॉरी 5 तो किसकी है, हिंदुइज्म की, और जो 2 गुफाएं हैं वो किसकी हैं, तो 2 हैं बुद्धिज्म की, ठीक है। तो 5 जो है किसकी है बेटा, याद रखना है, 5 जो गुफाएं हैं वो हिंदुइज्म की है, ठीक है, हिंदुइज्म, और जो 2 गुफाएं हैं वो बुद्धिज्म की हैं, ठीक है, बुद्धिज्म। और याद रखना है ये जो हिंदू धर्म को है, ये हिंदू धर्म की जो गुफाएं हैं तो ये किससे जुड़ी हुई हैं, किसको डेडिकेटेड है, तो बेटा लॉर्ड शिवा को, ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, गुफाओं का स्थानीय नाम घारापुरी की गुफाएं हैं, कितनी है टोटल, 7 है। कौन कौन से धर्म से हैं, तो हिंदू और बौद्ध से। हिंदुओं की कितनी है, तो 5 केव्स हैं, 2 केव्स बुद्धिज्म से रिलेटेड है, और बेटा लॉर्ड शिवा के लिए। अब यहां का सवाल पूछा जाता है, यहां का सबसे जरूरी ये टॉप अट्रैक्शन क्या है बेटा, जिसके लिए सब लोग अट्रैक्ट हो, तो यहां त्रिमूर्ति है, भगवान शिव की 20 फीट ऊंची प्रतिमा, यानी 20 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा, जो भगवान के 3 रूपों से जुड़ा हुआ है। तो त्रिमूर्ति भगवान शिव की 20 फीट ऊंची यानी 20 फीट टॉल जो स्टैचू है वो किस विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है, तो वो बेटा इसका हिस्सा है, जिसे हम एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं, इसे हम एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं, याद रखना है इस स्थल का है, ठीक है। चलिए सुंदरवन पे आ जाइए, सुंदरवन भी 1987 में, सुंदरवन अब तक हम देख रहे थे क्या, 1987 में हम आ गए हैं, सुंदरवन पे आएंगे। सुंदरवन नेशनल पार्क कहां पे है, वेस्ट बंगाल में, पहला सवाल। 1987 में दूसरा सवाल, ये गंगा डेल्टा का हिस्सा है, तो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भैया सुंदरवन नेशनल पार्क कौन से डेल्टा का हिस्सा है, गंगा डेल्टा का। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, आपको पता है, जो बांग्लादेश और भारत में दोनों जगह देखने को मिलता है, बांग्लादेश और भारत में। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछे तो भी बता देना। बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, क्योंकि बांग्लादेश में खुद भी बांग्लादेश में इस डेल्टा में है ना, तो वो डेल्टा बांग्लादेश में भी पड़ता है, तो याद रखना है। इसलिए ये सुंदरवन की सीमा किससे साझा है, बांग्लादेश से साझा है। पर ये बताओ क्या सुंदरवन लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का, बताओ जल्दी। तो लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है दुनिया का, क्या वो सुंदरवन ही है बेटा, जल्दी बताओ। जो दुनिया का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है बेटा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, तो ये भी आपके दिमाग में आपको पता होनी चाहिए भैया, ये जो है सुंदरवन है, क्या है, तो सुंदरवन जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, क्लियर। तो ये हो गया। अगले में चलेंगे हम 16 पट्टदकल के स्मारक, यानी पट्टदकल ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये बेटा कर्नाटक है, कर्नाटक। और यहां पे भी 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है। अब यहां भी विरूपाक्ष मंदिर आया, देखो ये विरूपाक्ष नाम का जो मंदिर है यहां भी है, प्लस हम्पी में भी है, हम्पी में भी। कभी आप कहोगे भैया ये कैसे आ गया, भाई तो हमने हम्पी में देखा था, तो विरूपाक्ष टेंपल यहां भी है और हम्पी में भी है ना, तो हम्पी जो है वहां भी विरूपाक्ष नाम का टेंपल है और यहां भी विरूपाक्ष नाम का टेंपल है। तो 1987 में हमने 3 चीज देखी हैं, जल्दी से एक बार रिवीजन करो। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, 1987 में शामिल हुई। इनको लोकल लेवल पे क्या कहते हैं, घारापुरी केव्स कहते हैं। ये कर्नाटक में है, इसमें 9 हिंदू मंदिर है, 1 जैन मंदिर है और विरूपाक्ष मंदिर इसी का हिस्सा है। और 1987 में जो लास्ट है महान चोल मंदिर, यानी चोला टेंपल, कहां पे है, तमिलनाडु में है। इसने बनवाया है राजेंद्र चोल के द्वारा, बिल्ट बाई राजेंद्र चोल बेटा, बिल्ट बाई राजेंद्र चोल। सवाल आया हुआ है कि चोल टेंपल कितने मंदिरों का ग्रुप है, तो यहां 3 मंदिर हैं, एक तंजावुर नाम की जगह पे है, एक गंगई कौंड चोलपुरम नाम की जगह पे है, एक दारासुरम नाम की जगह पे है। ये 3 मंदिर है बेटा, और ये 3 मंदिरों के नाम आपको, 2 जगह तो वृद्धेश्वर मंदिर है और 1 जगह ऐरावतेश्वर, 2 जगह वृद्धेश्वर मंदिर है और 1 जगह ऐरावतेश्वर है। और ये चोल टेंपल जो है 3 मंदिरों का ग्रुप है और राजेंद्र चोल के द्वारा निर्मित है। अब आप कहोगे भैया ये तो हमें याद ही नहीं हुआ कि कौन से साल हमने क्या क्या शामिल कर दिया, हम तो भूल गए। 1983 के 4 तो आप नहीं भूले होगे, 1984 के जो 2 हैं कोणार्क और पट्टदकल, कोणार्क उड़ीसा में, पट्टदकल बेटा वो सॉरी महाबलीपुरम, कोणार्क उड़ीसा में और महाबलीपुरम तमिलनाडु में। 85 में आपको पता है 85 साल का काजी कैसा मानस था, भैया केवल देव ही जाने ऐसा मानस था। तो काजी है, इनमें जो तंजावुर वाला मंदिर है, ये वृद्धेश्वर तंजावुर वाला, ये तो शामिल हो गया था कब, 1987 में, 1987 में। लेकिन ये दोनों 2004 में, ठीक है, शामिल। और ये कभी कभी याद रखना है, ये सवाल सीधे सीधे आ जाता है अलग अलग, वैसे तो 1987 ही माना जाता है, पर ये अलग अलग पूछ लेता है, अलग अलग क्या है ये पूछ लेता है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ने की स्पीड बढ़ाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि जो आपकी पहुंच से दूर हो, पर ये आपको थोड़ा सा उस स्पीड पे लेके चलेंगे जो सिलेक्शन के लिए जरूर सवाल बनते हैं। यहां से 2 एक ही सवाल बनते हैं बेटा, याद रखना है। देखो नंदा देवी और फूलों की घाटी, एडवांस पीडीएफ के बारे में मैं बताऊंगा आपको, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। चलिए रिवीजन बेटा आपको करके आना है। अगर ऐसे ही करते रहे, आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी कहीं बहुत छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, तो मैं कोशिश करता कि मैं ही सारी चीजों को ऐसे हर बार रिवाइज कराऊं पिछली क्लास की को। पर अगर आप लोग उस गति से नहीं चलेंगे जो इस सिलेक्शन के लिए गति चाहिए, तो फिर दिक्कत है। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन दिया था तभी कहा था कि मुझे आपके रोज 10 से 15 मिनट चाहिए बस इस क्लास से अलग, तो 10 मिनट आपको रिवीजन करके आना है जरूर, ठीक है। नंदा देवी और फूलों की घाटी, असलियत में तो 2 अलग अलग है, 2 अलग अलग बेटा ये उद्यान है, याद रखना है 2 अलग अलग है। और इनमें से सबसे पहले जो शामिल हुआ था नंदा देवी हुआ था, नंदा देवी, और फिर हुआ बेटा फूलों की घाटी। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक में ही काउंट होते हैं, ज्यादातर एक में ही चीजें काउंट होती हैं, याद रखना है। तो सबसे पहले साल आपसे ज्यादातर यही पूछी जाएगी कि भाई नंदा देवी और फूलों की घाटी, यहां से 2 ही सवाल मैंने बनते देखे हैं ज्यादा, एक तो कहां पर है उत्तराखंड में, और ये कब शामिल हुआ है, तो 1988 में। बहुत रेयर आपसे सवाल पूछेगा कि फूलों की घाटी कब शामिल हुआ, बहुत रेयर, ठीक है। चलिए हाँ, नोट्स वाली मैं आपकी वीडियो नहीं ला पाया बेटा, कल नोट्स वाली वीडियो नहीं ला पाया, मैं आज मैसेज कर देता हूं उन्हें कि एक थंबनेल बना दे। चलिए कितने बजे कल आपकी कोई क्लास नहीं है, कितने बजे कोई क्लास नहीं है बेटा,
ठीक है, चलिए। तो नंदा देवी और फूलों की घाटी क्या है? नंदा देवी और फूलों की घाटी आपको याद करना है। आगे आओ, सांची के बौद्ध स्तूप। सांची के बौद्ध स्तूप बेटा, सांची के जो बौद्ध स्तूप है कहां पर है? पहला सवाल ये बनेगा, ठीक है। पहला सवाल, सांची के बौद्ध स्तूप कहां है और किसने बनवाए हैं? दूसरा सवाल ये बनेगा। और 200 रुपए के नोट पे, ठीक है, याद रखना है 200 रुपए के ये नोट पे है। ये 3 फैक्ट सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सांची के बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में है। कौन से साल शामिल हुए? 1989 में हुए बेटा, ध्यान रखना है। कब शामिल हुए हैं? 1989 में शामिल हुए हैं, ठीक है। चलिए, और अशोक द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है बेटा? ये अशोक द्वारा निर्मित है, ठीक है, ध्यान रखना है। अशोक द्वारा ये निर्मित है, 200 रुपए के नोट पे है और दीवारों पर जातक कथाओं का वर्णन है। देखो, अशोक से आप कनेक्ट कर लो। अशोक ने बौद्ध धर्म ही तो अपनाया था बाद में। अशोक ने अपना लिया है बेटा लास्ट में बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म है तो सीधे सीधे वो कोई भी चीज बनवाएंगे तो ऐसी ही बनवाएंगे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हो, और इसलिए दीवारों पर जातक कथाएं मिलेंगी। आपको कौन सी गुफाओं में जातक कथाएं मिल रही थी बताओ जरा? 200 रुपए का नोट याद रखना है। एक बच्चा सवाल पूछ रहा है सर 2004 या 2005? 2004 या 2005? तो बेटा याद रखना है 2005 ही है। फूलों की घाटी 2005 में ही शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 2005 में। हालांकि यहां से सवाल बहुत कम बनता है, सवाल आपको यहीं से बनेगा, उत्तराखंड और 1988, चाहे वो बाद में किसी को भी शामिल करें। जो मुख्य है, मुख्य वाली साल जब सबसे पहले कुछ शामिल हुआ था, उसी से सवाल बनता है, ठीक है। चलिए, उसी से सवाल बनता है। आगे आ जाइए। तो हमने आया यहां पे दीवारों पर जातक कथाएं अजंता की गुफाओं में भी है। बहुत बढ़िया बेटा, अजंता की गुफाओं में भी है। हुमायूं का मकबरा बेटा 1993 में, और ये दिल्ली का पहला, इसे भी मान सकते हो आप, और कुतुब मीनार को भी। कुतुब मीनार कॉमा, ध्यान रखना है बेटा, कुतुब मीनार कॉमा लाल के, ये जो है हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम। तो याद रखना है हुमायूं टॉम, ठीक है, हुमायूं का मकबरा यानी हुमायूं टॉम जिसको हम देख रहे हैं। तो कुतुब मीनार भी और हुमायूं टॉम भी, हम आगे कुतुब मीनार देखेंगे, ठीक है। तो दिल्ली के पहले यूनेस्को स्थल के तौर पे, यानी दिल्ली का फर्स्ट यूनेस्को साइट, आप इन दोनों को ही मान सकते हो। और ये कब शामिल हुए हैं? तो हुमायूं टॉम 1993 में शामिल हुआ है, और कहां पर है? दिल्ली में। ये तो शायद आप में से किसी की भी गलती नहीं होगी, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये आप में से किसी की भी गलती शायद ही हो। तो फिर से देखो, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ये उत्तराखंड में है, 1988 में शुरू हुए। नंदा देवी इनमें से सबसे पहले, क्योंकि ये दो अलग अलग हैं, 1988 में शामिल हुआ, और वैली ऑफ फ्लावर्स बेटा 2005 में। वैली ऑफ फ्लावर्स कब? 2005 में। सांची के जो बुद्धिस्ट स्तूप ऑफ सांची है वो 1989 में शामिल हुआ है। ये किसके द्वारा बनवाया गया? तो इट वाज बिल्ट बाय अशोका, याद रखना है बेटा। और ये फीचर करता है किस नोट पे? 200 रुपए के नोट पे। जैसे 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेंपल फीचर करता था, जैसे 20 रुपए के नोट पे बेटा याद रखना है 20 रुपए के नोट पे एलोरा केव्स थी, जैसे 50 रुपए के नोट पे मीनार अकेली नहीं, उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट हैं वो भी, उसके आसपास के जो मॉन्यूमेंट हैं वो भी शामिल है बेटा, ठीक है। चलिए, 1993 ये किसके नाम पर? कहते हैं ना किसके नाम पर, इन हुज नेम? तो ध्यान रखना है, इन द नेम ऑफ सूफी सेंट। कौन थे ये? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनका नाम है। तो इनके नाम पे नाम रखा गया है। कभी आप सोचो कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे तो नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे नहीं है बेटा। तो ये इन द नेम ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसका नाम रखा गया है ये। और इसका जो निर्माण है कब हुआ था? कौन सी सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था बेटा? तो 13th सेंचुरी में। और ये सारे सवाल बने हुए हैं, तभी आपको करवाया गया है, क्योंकि सारे सवाल बने हुए हैं। कुतुब मीनार और उसके आसपास के मॉन्यूमेंट 1993 किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कौन है ये? सूफी सेंट थे। और कौन सी सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन हुआ है? तो 13th में हुआ है बेटा। याद रखना है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है किसने शुरू करवाया था? तो इट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको कंप्लीट कराया था तो बेटा इल्तुतमिश ने। इसको जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, वो शुरू करवाया गया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बट इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। और ये सवाल भी पूछा जाता है। वैसे एक और राजा ने भी बाद में कुछ करवाया था इसमें, लेकिन वो ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। क्लियर है बेटा? इसी के परिसर में, यानी इसका जो प्रेमिसिस है, कुतुब मीनार का जो प्रेमिसिस बना हुआ है बेटा, उसमें एक अलाई दरवाजा फेमस है। तो अलाई दरवाजा है इसमें, और एक कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क भी है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या क्या है, तो अलाई दरवाजा भी इसी में ही है, अलाई दरवाजा भी, और बेटा कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क यानी मस्जिद भी स्थित है। तो ये सारे सवाल पूछे जाते हैं किसमें बेटा? इस 1993 के जो दूसरा हमारा एक साइट है कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट से। सवाल कैसे बनेगा? कुतुब मीनार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, ये फिर से एक ऐसी चीज आ गई जैसे नंदा देवी और फूलों की घाटी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 1988 यानी 1988 में नंदा देवी और फूलों की घाटी, 1989 में स्तूप ऑफ सांची, 1993 में बेटा दो हैं, और वो दोनों कौन कौन सी हैं? तो एक तो है हुमायूं टॉम और दूसरा है कुतुब मीनार। और अब आगे हैं हम कहां पे? 1999 में, जिसमें इंडियन माउंटेन रेलवे शामिल है। तो इंडियन माउंटेन रेलवे पूछा जाएगा कौन से राज्य में है? तो बेटा एक राज्य में नहीं है, अलग अलग है, इसलिए इसके 3 राज्य हमें याद करने पड़ेंगे। और ये 1999 में शामिल हुआ था। कौन कौन सी रेलवे शामिल है पहले तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक सवाल आया, इनमें से कौन सा रेलवे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवेज इज नॉट इंक्लूडेड, एक सवाल आया हुआ है, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है भारत की माउंटेन रेलवे में। तो देखो, सबसे पहले दार्जिलिंग रेलवे जो है, दार्जिलिंग बेटा याद रखना है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को शामिल किया गया था 1999 में, याद रखना है। और ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे को 2005 में, ये तमिलनाडु में है। और फिर बेटा कालका शिमला रेलवे को 2008 में, ये हिमाचल में है। तो आपको 3 तो साल याद रखनी है। वैसे तो 99 पूछा जाता है ज्यादा, पर आपसे पूछ ले तो 99, साथ में 2005,
साथ में 2008, ये 3 हैं। और भैया कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो भैया दादी जी के कपड़ों में, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो, नील, वरना तो दादी जी कालका बन जाएंगी, कालका मैया। तो दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो वरना वो कालका बन जाएंगी, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो वरना तो वो कालका बन जाएंगी। तो हमें इस तरह से याद करना है, दादी जी के कपड़ों में नील लगा दो वरना कालका। तो अब हमें याद है दादी जी के कपड़े सबसे पहले 1999, नील लगा दो, नीलगिरी दूसरे नंबर पे 2005 में, और बेटा कालका बन जाएंगी तो कालका शिमला तीसरे नंबर पे 2008 में। 2008 में कालका शिमला कब? 2008 में बेटा। अब ये एक बच्चे का देख रहा था, ये सर कैसे याद करेंगे? बेटा अगर ये याद करने की हिम्मत हमारी नहीं है, अभी तो हमें इस यात्रा को शुरू करे ही 4 दिन हुए हैं, तो हम पूछेंगे खुद से कि क्या हम सिलेक्शन डिजर्व करते हैं? अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इस चीज से हार रहे हैं कि ये याद कैसे होंगे, तो सीधे 2002 में आ गए। 99 से हम आ गए हैं सीधे कहां पे बेटा? 2002 में। 1999 में एक स्थल है, बेशक 3 रेलवे हैं लेकिन ये स्थल एक ही माना जाएगा, ठीक है। फिर हम आएंगे बेटा 2002 में, बोध गया का महाबोधि मंदिर, इसका निर्माण भी सम्राट अशोक ने करवाया है, और याद रखना है सबसे पुराने बुद्ध मंदिरों में से एक है। तो पूछा जाएगा महाबोधि मंदिर कहां है? बिहार में है। किस वर्ष शामिल किया गया? 2002 में। भैया बोध हो गया, चाहे ऐसे लिख लो लाइफ में, चाहे ऐसे लिख लो, बोध हो गया, चाहे यूं लिख लो, चाहे यूं लिख लो, लेकिन बात एक ही है भैया, बात एक ही है, चाहे उल्टा रख लो, चाहे सीधा रख लो, कुछ नहीं रखा है, तो सीधे से सीधे बोध हो गया। तो 2002 हमें याद रखना है कि बोध गया का जो महाबोधि टेंपल है बिहार वाला, वो 2002 में शामिल हुआ है। कब? 2002 में। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है एम्परर अशोका के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट टेंपल्स, जो दुनिया भर में सबसे पुराने बौद्ध मंदिर हैं उनमें से एक है, जिसे हम बोध गया का महाबोधि मंदिर कहते हैं। वह स्थान माना जाता है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह स्थान बताना है बेटा आपको, तो वो हो जाएगा बोध गया का महाबोधि टेंपल, ठीक है, महाबोधि टेंपल। फिर भीमबेटका की गुफा, ये नंबर के चक्कर में मत पड़ना, बस मैंने आपको याद करने के लिए बताया, इस नंबर को नहीं याद करना है आपको। आपको सीधे पूछा जाएगा भीमबेटका की, जो केव्स ऑफ भीमबेटका है, याद रखना है वो कहां पर है बेटा? मध्य प्रदेश में। और ये कब शामिल हुई है? 2003 में। और ये कौन से पर्वत के नीचे है? बिल्कुल तलहटी में, पर्वत की में, बिल्कुल उसकी जड़ में। तो याद रखना है बिलो द विंध्य माउंटेन्स, विंध्य माउंटेन्स। 1988 में हमने याद किया आज एक। 1988 का क्या है अपने मन में कहो केवल? हमने रेलवे लाइन तो देख ली थी, ये रेलवे स्टेशन है। तो ध्यान रखना है एकमात्र, पूरे भारत का एकमात्र रेलवे स्टेशन जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बेटा याद रखना है क्या है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और ये कहां पर है? तो बेटा ये महाराष्ट्र में है। 2 चीजें पूछी जाती है कि भैया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये तो आपके लिए आसान ही क्वेश्चन है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्म भूमि रही है वो, ठीक है। लेकिन याद रखना है ये कब शामिल हुआ, यहां से एसएससी सवाल पूछ चुकी है। और बेटा इसके वास्तुकार एफडब्ल्यू स्टीवंस थे। और देखो इस तरह से बना हुआ है ना, कुछ ऐसे लग रहा है ना जैसे राजा का सा महल हो, तो ये तो अपने आप ही आपको याद होना चाहिए। यहां से केवल एक सवाल बनता है कि चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क कहां पे है? गुजरात में। और एक कब शामिल हुआ? 2004 में। तो 2004 में 2 चीजें शामिल हो गई, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बेटा चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और चंपानेर पावागढ़ उद्यान पार्क, यानी चंपानेर पार्क जो है ये गुजरात का है, 2004 का, ये 2004 में शामिल हुआ है। बताओ जल्दी से 1989 में क्या हमने बेटा सांची 1989 1989 में क्या सांची का स्तूप शामिल किया था? 1989 में बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी। हम आगे 2007, यात्रा पहुंची 2007 में, और बेटा 2004 के बाद सीधे 7, और एक बड़ी चीज हमारी लाल किला 2007 में शामिल की गई है। 2007 में सवाल हिस्ट्री से एक दो पूछा जाएगा तो भैया किसके द्वारा बिल्ड कराया गया था ये? तो इसका कंस्ट्रक्शन शाहजहां के द्वारा करवाया गया। ये 500 रुपए के नोट पर है, 500 रुपए के नोट पे। और बेटा हर साल 15 अगस्त पर जो झंडा है कहां से फहराया जाता है? यहीं से फहराया जाता है, यहीं से फहराया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए बार बार घुमा घुमा के ऐसे कर देंगे ना कि आप सोते में भी कहोगे चंपानेर 2004 गुजरात। मैं पूछूंगा भैया बताओ जल्दी से जो भीमबेटका की गुफाएं हैं कहां? तो आप कहोगे जी भीम का बेटा तो 2003 किलो का था, 2003 भीम का बेटा 2003 किलो का था, तो 2003 में शामिल हुआ है ये, और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या बेटा, मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये तो भीम का बेटा है, पर एलिफेंट कितने किलो का था? आप कहोगे 1987 भैया 1987 किलो का हाथी था, सुंदरसेवन में रहता था, सुंदरसेवन में रहता था 1987 किलो का, 1987 केजी का सुंदरवन में रहता था। हाँ, और भैया क्या करते थे फिर उस पे? सुंदरवन में रहता था, एलिफेंट रहता था, तो एलिफेंटा की गुफाएं 1987, सुंदरवन 1987। कोई छेड़ता था तो पट्टदकल पटक के मारता था, तो भाई पट्टदकल के जो स्मारक हैं, जो मॉन्यूमेंट ऑफ पट्टदकल हैं, वो भी 1987। और भैया डर के हमने तो ये बोल दिया था कि भाई पट्टदकल में नहीं जाना, हमें तो चौल मंदिर लेके चल दे तू, हमें तो मंदिर लेके चल दे ना, तो ध्यान रखना है मंदिर लेके चल दे। चलिए क्लियर है। तो जंतर मंतर जयपुर बेटा, जंतर मंतर। अब ये राजस्थान, देखो जंतर मंतर वैसे 5 जगह पे है, लेकिन ये जयपुर वाला शामिल किया गया है 5 जगह पे है, और ये 2010 में। तो ऐसे याद कैसे करेंगे भैया? जंतर से 20 का 10 बना दिया। आजकल हम लोग पढ़े ना चक्कर में कि भैया 1 के 2 बन जाए, 20 का 10, तो भैया जंतर से 20 का 10 बना दिया है ना, जंतर मंतर से 20 का 10 बना दिया। तो याद रखना है, हालांकि हम इस चक्कर में रहते हैं कि भैया दुगने पैसे की स्कीम, आजकल हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं ना उसको भी हम दुगने पैसे की स्कीम में लगा देते हैं, और फिर हमारे पास कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक आदमी पूछ रहा था भैया कितने पैसे लगाऊं शेयर मार्केट में कि 2 करोड़ हो जाए, तो दूसरा कह रहा है 5 लगा दे 2 हो जाएंगे अपने आप। आजकल वो माहौल शामिल हुआ है, और सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाया था, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। बेटा पश्चिमी घाट 2012 में, पश्चिमी घाट 2012 में। जैसे 2002 में मैंने क्या बताया था, बताओ बेटा? 2002 में मैंने एक ही बताया, केवल बताओ क्या बताया है? तो महाबोधि। भैया बोध हो गया, चाहे 20 लिख दो चाहे 2 लिख दो। तो महाबोधि टेंपल दुर्ग है, कितने दुर्ग हैं? 6। कितने हैं फोर्ट? 6 फोर्ट। कहां के? राजस्थान के हिल फोर्ट्स, राजस्थान के हिल फोर्ट्स हैं 2013 यानी 2013 में। और याद रखना है इसकी एक ट्रिक है, कौन कौन से किले हैं पूछा जाए तो आम, आमेर, चीकू, चित्तौड़गढ़, आम, चीकू बेटा चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, आम
तो ध्यान रखना है आमेर, चीकू चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और बेटा गाजर आम चीकू गाजर, तो गा मतलब गागरौन, जय मतलब जैसलमेर और रे मतलब रणथंभौर बेटा। तो आम चीकू गाजर, आम चीकू गाजर, ठीक है। आम ये आमेर, चीकू तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, और गाजर बेटा तो गागरौन जैसलमेर, ध्यान रखना है जैसलमेर, और याद रखना है रे मतलब रणथंभौर। आम चीकू गाजर, ये क्योंकि पूछ लेता है कि इनमें से कौन से किले हैं जो उसमें शामिल नहीं है, उनमें से कौन से हैं बेटा याद रखना है जो इसमें शामिल नहीं है। आगे आइए, 6 किले हैं, ये मैंने आपको 6 के 6 लिखवा दिए। यहां से केवल इतना ही आता है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भैया हिमाचल में है। कहां पे है? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल में है, और ये 2014 में शुरू हुआ। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम ऐसे याद करेंगे जैसे अभी ना 2014 से बीजेपी की सरकार है, और देखो सब सरकारों ने अपने अपने हिसाब से बहुत मेहनत की है, पर आपको ऐसा लगेगा कभी कभी जब कंगना रनौत कहती हैं कि जी 2014 से ही पूरा हिमालय ग्रेट हुआ है, उससे पहले हिमालय बस 500 गज ऊंचाई था, बस हिमालय बस 500 गज ऊंचा था। ये ग्रेट कब से हुआ है? 2014 से, है ना। तो ऐसे हमारे बहुत पढ़े लिखे उनके तरह के लोग मिल जाएंगे आपको कंगना रनौत की तरह के। वैसे बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, मैं उनकी मूवीज को बहुत अप्रिशिएट भी करता हूं, और मैं यहाँ भी जो बता रहा हूँ केवल याद करने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। सब सरकारें अपने हिसाब से कोशिश करती हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, तो कोई किधर काम करता है कोई किधर करता है, ठीक है, लेकिन करते सब है ना। पर याद रखना है कि भैया बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कहेंगे कि 2014 से हिमालय ग्रेट हुआ है, उससे पहले हिमालय ग्रेट नहीं था। तो ऐसे याद रखना है आपको, है ना। ये 2014 इसलिए याद हो जाएगा, ये मुझे भी ऐसे हुआ था। रानी की वाव बेटा, और 14 से ही हमने रानी जी की वाह करनी शुरू कर दी है। रानी जी की वाह बेटा ध्यान रखना है, और रानी की वाव जो है वो गुजरात में है। कहां पे है? गुजरात में। क्या है? स्टेपवेल है। ये क्या है वैसे? ये स्टेपवेल है बेटा, ठीक है, स्टेपवेल है ये। तो याद रखना है ये किस स्टाइल में बना हुआ है, ये सवाल बना है पहले। तो ये मारू गुजरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है। किसमें? यानी जैसे कोई कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ था, कोई इंडो इस्लामिक में बना हुआ था, ध्यान रखना है इंडो इस्लामिक में बना होगा, ध्यान रखना है, पर मारू गुजरा आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना है बेटा, याद रखना है। ये जो रानी की वाव है, ठीक है, 2014 में शामिल हुआ, और ये गुजरात में पाटन नाम की जगह पे है। कहां पे है? तो बेटा पाटन नाम की जगह पे है। कहां? पाटन नाम की जगह पे है, पाटन गुजरात में। और ये सवाल भी पूछा जाता है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है मारू गुजरा स्थापत्य शैली में, यानी कि इनकी डायनेस्टी आएगा या फिर रानी उदयमती, दो नाम आएंगे, तो रानी उदयमती नाम आएगा या फिर सोलंकी डायनेस्टी आएगा। और 100 रुपए के नोट पे, तो हमारे 500 रुपए तक के नोट क्लियर हो गए, हमारे 500 रुपए तक के नोट क्लियर हो गए कि जो रुपए हैं बेटा 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेंपल है, 10 रुपए के नोट पे कोणार्क टेंपल है। तो जल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए याद रखना है इन्वर्टेड टेंपल की तरह बनाया गया है टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ वाटर। तो ये पूछे कि भाई क्यों ये उल्टे मंदिर की तरह? जैसे आपने देखा होगा मंदिर ऊपर से पतला है, थोड़ा नीचे से ये उल्टा होता है, तो ये जमीन के नीचे पतला होता चला जाता है। तो याद रखना है जल की पवित्रता, ये मुझे भी नहीं पता भाई कैसे बनी रहेगी पवित्रता इससे, है ना। तो मेरे से ये मत पूछना, आप जो काम की चीजें वही पूछो। नालंदा बिहार में है, 2016 में। यहां से यही दो सवाल बने हैं बेटा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कब शामिल किया गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था तब, ठीक है। चलिए अमित बता देना कि अभी क्लास चल रही है, भैया करेंगे कॉल। तो नालंदा यूनिवर्सिटी याद रखना है बिहार 2016 में। कंचनजंगा नेशनल पार्क भी 2016 में, और एकमात्र मिश्रित यानी कि मिक्स्ड साइट है ये। मिक्स्ड साइट जानते हो आप? मिक्स्ड मतलब जिसमें मैंने शुरू में बताया था कल्चर भी जिसका महत्वपूर्ण हो और नेचर के हिसाब से भी जो महत्वपूर्ण हो, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर एज वेल एज नेचर। तो दोनों तरह से ये क्या है बेटा, दोनों तरह से बराबर ही इसका महत्व है, अगर दोनों चीजों से आप देखते हो, ठीक है। तो याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो सिक्किम में है, और वो 2016 में शामिल हुआ, एंड इट इज द ओनली मिक्स्ड साइट, है ना। चलिए तीसरे नंबर पे आ जाओ, 2016 का ली कार्बुजियर वास्तुशिल्प। ली कार्बुजियर नाम के एक व्यक्ति थे बेटा, ये क्या थे? आर्किटेक्ट। जैसे उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल बनाया था, उसके आर्किटेक्ट थे, तो ऐसे ये आर्किटेक्ट है। इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई है 7 देशों में, कुल मिलाकर इनके 17 साइट हैं। ऐसे 7 अलग अलग देशों में, 7 कंट्रीज में 17 साइट बनाई हुई हैं, और इन पूरी साइट को ही सारी की सारी 7 के 7 देशों की साइट को, क्योंकि यूनेस्को हमारे देश की संस्था नहीं है ना, यूनेस्को कहां की संस्था है? दुनिया की। तो वो तो ये देखेगी भैया इस आदमी ने कहां कहां क्या बनाया है, चाहे वो हमारे देश में बनाया हो, कहीं और बनाया हो, कहीं और बनाया हो। अगर हमारे भारत की संस्था होती तो हम केवल अपने अपने देखते, यूनेस्को तो विश्व लेवल की संस्था है। तो इसलिए उसने इनके 7 देशों में जो 17 स्थल बने हुए हैं उनके आधार पे ली कार्बुजियर आर्किटेक्चर को 2016 में, याद रखना है बेटा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित कर दिया। और इसकी कुछ कुछ इमारतें चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है, इन्होंने बनाया है, वहां की विधानसभा बनाई है, वहां का सेक्रेटरिएट यानी कि हाईकोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और सेक्रेटरिएट, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने वहां पे बनाई है। तो ध्यान रखना है ली कार्बुजियर 2016 में। तो 2016 के तीनों याद दिला सकते हो बेटा? हाँ सूरज कुमार बेटा, फर्स्ट उसकी पीडीएफ में चेंज करवा दूंगा, मैं उस दिन सेव नहीं कर पाया था और मेरी लगातार बहुत क्लास चल रही है। अब मुझे वो हाथ से लिख के दोबारा उस वाली चीज को, मुझे जो जो मैंने लिखवाया था क्लास देख के हाथ से लिख के आपको दूसरी पीडीएफ देनी पड़ेगी, मैं दे दूंगा, 1-2 दिन का मुझे टाइम दे दो, ठीक है। जल्दी बताओ। तो ली कार्बुजियर वास्तुशिल्प 2016 में। अब मुझे एक बार याद करवाओगे 2010 में क्या था? क्या 2010 में जंतर मंतर, वैसे 5 जगह पे है, जंतर मंतर में खास बात हो गई, क्या खास हो गई कि क्या है, पहली बार किसी पूरे शहर को, देखो किले हैं राजस्थान के, फतेहपुर सीकरी भी है, वो भी पूरा शहर नहीं माना जाता बड़े लेवल का, पर पहली बार किसी पूरे के पूरे शहर को यूनेस्को ने भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, और इस शहर का नाम है अहमदाबाद, द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये कहां पे है? गुजरात में। इसकी साल पूछी जाती है सबसे पहले, तो ये अहमदाबाद का जो है इसको कब शामिल किया गया। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा पूछा जाता है
कि भारत में पहली बार किस शहर को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो बेटा वो भी आ जाएगा ये अहमदाबाद। ठीक है, ये पहला शहर है और यहां से हमें सीधे सवाल मिलते हैं। किस नदी के तट पे है? तो साबरमती रिवर के बैंक पे है ये। और बेटा सुल्तान अहमद शाह के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए सुल्तान अहमद शाह। तो ये 3-4 है, ये चीजें तो आप मेरे ख्याल से उसमें भी पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी, पर 2017 याद रखना है। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल, यानी विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। देखो ये आपको मुंबई में बहुत सारी इमारतें मिलेंगी ऐसी, इसको बोलते हैं विक्टोरियन गोथिक स्टाइल, यानी विक्टोरियन गोथिक शैली में बने हुए हैं। ये ऊपर को सुई सी जो निकल रही है ना ऐसे, ये विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी हुई, स्टाइल में बनी हुई बिल्डिंग कहलाती है। और मुंबई में ऐसे बहुत सारे भवन हैं। तो मुंबई के जो विक्टोरियन गोथिक जो शैली में, स्टाइल में बने हुए हैं बेटा, जो भी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उन सब को याद रखना है ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, यानी कि विदेशियों के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, ये ज्यादा पुरानी नहीं है। तो 19वीं और 20वीं सदी में ध्यान रखना है ये डिजाइन किए गए सार्वजनिक भवन है, किसी का घर नहीं है, किसी न किसी पब्लिक काम के लिए जो बिल्डिंग बनती है, जैसे आपका हाईकोर्ट बन रहा है, कुछ और बन रहे हैं, उस तरह की बिल्डिंग है। और ये 2018 में शामिल हुई है। और केवल 2 ही सवाल आते हैं कि विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और ये कब शामिल हुए हैं? 2018 में शामिल हुए हैं। 2018 में शामिल हुए हैं बेटा, याद रखना है। चलिए, गुलाबी शहर जयपुर, राजस्थान, 2019 में। अच्छा, ये 2017 में पहला शहर था, 2019 में दूसरा शहर। हाँ, अरे इसे तो आदत ही पड़ गई, हर 2 साल में तो शहर दे रहा है। फिर तो 2021 में भी आएगा शहर। हाँ जी, 2021 में भी एक सिटी ही शामिल होगा। तो याद रखना है ये धीरे धीरे आपको यहां भी सिटी और यहां भी सिटी, इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। तो गुलाबी शहर जयपुर, ये भी बेटा सवाई जयसिंह सेकंड जो है उनके द्वारा ही। क्या ये वही सवाई जयसिंह सेकंड है बेटा, जिन्होंने वो भी निर्माण करवाया था क्या, जंतर मंतर का? हाँ, ये वही है। तो गुलाबी शहर जयपुर 2019 में शामिल किया गया है। यहां साल ही बनने की गुंजाइश है, साल ही पूछेगा आपसे। यहां से सवाल 2-3 बनते हैं बेटा। जो रामप्पा टेंपल है 2021 में शामिल हुआ है, रामप्पा। तो पहला सवाल बनता है रामप्पा टेंपल कहां पे है? तो तेलंगाना में है। एंड ये कब शामिल हुआ था? तो 2021 में, यानी 2021 में शामिल हुआ। फिर दूसरा पूछता है किस वंश के द्वारा निर्माण किया गया इसका? तो इट वाज बुल्ट बाय काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी, ये सवाल पूछा जा चुका है बेटा कि भैया ये जो रामप्पा मंदिर है तेलंगाना का, वो किसके द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था? तो वो बेटा ध्यान रखना है काकतीय डायनेस्टी के द्वारा। और ये किसको समर्पित है? तो इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बेटा रामप्पा मंदिर जो है, तो याद रखना है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। ठीक है, लॉर्ड शिवा को। भैया राम के अप्पा, राम के भैया मान लिए। अब राम के भैया, एक तो राम ने खुद ही अवतार ले लिया, दूसरा और भैया राम के अप्पा माने, हमने भैया मान लिए, और भैया मान लिए तो मतलब दूसरे हैं, फिर तो कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति होगा। तो भैया वो आगे शिव, भगवान शिव। तो यहां से 3-4 सवाल बनते हैं। हमने कहां तक के कर लिए हैं? हमने देखो 17 तक देख लिए थे, हमने देख लिए थे 2016 तक। 17 में अहमदाबाद को शामिल, गुजरात, धोलावीरा कहां पे है? और गुजरात 2021 में। ठीक है, चलिए। और ये खास है कि ये पहला इंडस वैली साइट है। ये इतना पुराना है, जयपुर उतना पुराना नहीं, अहमदाबाद उतना पुराना नहीं। ये कहां से शुरू हुआ है? ये चला गया बहुत पीछे तक बेटा। ये पहला इंडस वैली साइट है, मतलब ये जो भारत की तरफ से मान्यता जिसे मिली है भारत में एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो याद रखना है 2021 में इसे शामिल किया गया है, धोलावीरा। एंड इट इज इंडियाज फर्स्ट इंडस वैली साइट टू गेट दिस रिकॉग्निशन फ्रॉम यूनेस्को। ठीक है, शांति निकेतन पे आ जाओ। शांति निकेतन बेटा 2023, उससे पहले मैं यहां तक का फाइनल कर दूं। 2016 में हमारा याद था, 2016 में बेटा याद रखना है हमारे 3 थे, 3 कंचनजंगा, नालंदा, ली कार्बूजिए। 2017 में अहमदाबाद का शहर आया। पता होगा इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी बेटा। 1901 में आर एन टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। और वैसे 1921 से ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है। 1921 से विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पर बेटा याद रखना है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के तौर पे कब से है? 1921 से, 1921 से। 1901 में इसकी स्थापना किसके द्वारा? आर एन टैगोर के द्वारा की गई थी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनकी किताब थी 1910 में गीतांजलि, और 1913 में उस किताब को मिला था बेटा, याद रखना है 1913 में मिला था उसको नोबेल। बता सकते हो कि जब ये इन्होंने लिखी थी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो किस भाषा में लिखी थी? किस भाषा में लिखी थी? बताओ जल्दी, किस भाषा में लिखी थी? तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है ये। वीरभूम डिस्ट्रिक्ट जो है, ये सीधे सवाल आएगा कि शांति निकेतन कहां है? तो पश्चिम बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है, वीरभूम। चलिए, बहुत बढ़िया, वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं पूछ रहे हैं, बिल्कुल बेटा। अब 42वां है होयसल मंदिर, ये कर्नाटक में है बेटा, और 2023 में ही शामिल हुआ है, क्योंकि मैंने 23 में 2 बताए हैं, शांति निकेतन प्लस होयसल टेंपल। अब होयसल मंदिर भी चोल मंदिर की तरह 3 मंदिरों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 3 टेंपल्स। तो होयसल टेंपल्स इज ए ग्रुप ऑफ 3 टेंपल्स बेटा, 3 मंदिरों का एक समूह है होयसल टेंपल जो है। ठीक है, चलिए। और ये 3 है बेलूर, हलीबुड़ और सोमनाथपुरा में। ये जगह है, ये जगह है बेटा, जगह यानी प्लेस है, ये मंदिरों के नाम नहीं है। मंदिरों के नाम है, ध्यान रखना है। एक तो चन्नाकेशव मंदिर है बेलूर नाम की जगह पे, याद रखना है। एक होयसलेश्वर मंदिर है हलेबीडू नाम की जगह पे, और दूसरा चन्नाकेशव है सोमनाथपुरा में। और ये तीनों किस जिले में है? तो याद रखना है 2 जिले हैं ये, हसन में और बेलूर, सॉरी हसन और बेटा ध्यान रखना है मैसूर, हसन और मैसूर, इन 2 जिलों में है ये, हसन और मैसूर जिलों में है, इन डिस्ट्रिक्ट में है तीनों। वैसे इतना डीप में जाके पूछता नहीं है, पर क्योंकि अभी लेटेस्ट है, एक बार पढ़ लेना, फिर आपको बस इतना करना है कि कहां पे है, कौन कौन से जिले में, हसन और मैसूर जिलों में है। याद रखना है कब शामिल हुआ है? 2023 में शामिल हुआ है। और याद रखना है कौन कौन सी जगह पे है, तो ध्यान रखना है बेलूर, हलीबीडू और सोमनाथपुरा में। इसके अलावा बहुत डीप नहीं जाएगा, पर लेटेस्ट है तो एक बार आपको पढ़ना बनता है, वरना ऐसा ना हो कि सवाल आए और आप ना कर पाओ। ये हमारा सेकंड लास्ट है, मोइदम्स असम में। मोइदम्स है क्या? देखो ये टीले हैं, टीले, टीले जानते हो आप, माउंट्स। ये माउंट है बेटा, और ये माउंट क्यों बनाए गए हैं? जैसे हमारे यहां आपने देखा था कि हुमायूं ने अपना टॉम बना दिया, उन्होंने तो पूरी बिल्डिंग बना दी। पर असम में एक वंश हुआ करता था बेटा, याद रखना है, ताई अहोम वंश। तो उसके परिवार के, शाही परिवार के, रॉयल फैमिली के, नॉर्मल आदमी का तो नहीं बनता, आपने देखा होगा, नॉर्मल आदमी का तो आपको उसमें भी नहीं मिलेगा मुगल काल में। वहां भी किस किस का मिलेगा? शाहजहां का मिलेगा, मुमताज महल का मिलेगा, वहां भी बेटा हुमायूं का टॉम मिलेगा। तो वैसे ही जो ताई अहोम डायनेस्टी हुआ करती थी, उसके जो रॉयल फैमिली से कोई भी मर जाता था, तो इस तरह का एक माउंट बना दिया जाता था, टीला, और उसमें फिर बेटा उनको दफना दिया जाता था।
और कहते हैं बहुत सारी चीजें भी यहाँ रखी गई थी, बहुत सारी चीजें भी उसके साथ रखते थे कि उसे जरूरत ना पड़ जाए। पहले अपनी अपनी अलग मान्यताएं थी, अब थोड़ा सा अलग है। अब जिंदे आदमी को कुछ नहीं देते हम, तो मरने के बाद क्या देंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा। और ये चराईदेव जिले में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चराईदेव। इसीलिए कभी कभी इसको कहा जाता है चराईदेव मोइदम्स। क्या कहा जाता है बेटा, कभी कभी चराईदेव मोइदम्स इसको कहा जाता है। तो याद रखना है ये। और लास्ट हमारा आ गया है अब मराठा सैन्य परिदृश्य, तो हमें पता होना चाहिए ये शामिल हुआ 2025 में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी इसमें वो सब शामिल है। सारे किलों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप बोला गया। और क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें ना हर बार एक समिति है, इसकी एक बैठक होती है, तो उसकी लेटेस्ट जो बैठक है वो पेरिस में हुई है। इस कमेटी का नाम है बेटा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, विश्व विरासत कमेटी हिंदी में बोलते हैं। जैसे हर चीज का एक सत्र होता है, वैसे इसका 47वां सेशन हुआ, 47वां सेशन हुआ। और ये कहां पे हुआ था, इट वाज हेल्ड इन पेरिस, पेरिस में हुआ था। और यहां से 3 सवाल बनेंगे कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति है उसकी अंतिम बैठक 47वीं बैठक कहां हुई, पेरिस में हुई। उसकी कितनी बैठक हुई है, 47वीं हुई है। और मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को उसकी किस बैठक में शामिल किया गया है, तो बेटा 47वां जो सेशन है पेरिस में, उसमें शामिल किया गया है। इसमें कुल 12 किले हैं, 12 बेटा, 12 किले, जिनमें 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। तो इन किलों को मैंने लिख दिया है, आप बहुत ज्यादा इनको रटने के चक्कर में मत पड़ना, 2-3 बार पढ़ लेना। साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, बेटा राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये 11 किले हैं। और 12वां जो है वो तमिलनाडु में, उसका नाम है जिंजी किला, जिंजी किला। तो क्योंकि ये एक ही है, इसका आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो याद रखना है बेटा वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। ई बुक कहां मिलेगा बेटा, ई बुक आपके कोर्स के अंदर ही मिलेगा। मैं बताता हूं अभी 2 मिनट में, फिर मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो ध्यान रखना है ये इन 2 राज्यों में फैला हुआ है। उसमें एक किला खासतौर पे आपको जिंजी फोर्ट याद रखना है, जिंजी फोर्ट आपको रखना है याद। देखिए एक बच्चा पूछ रहा है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है बेटा, ये तो हो जाएगी। सीधे सवाल कैसा आएगा, कलमकारी कहां की प्रसिद्ध लोक कला है या चित्रकला है, चित्रकला। मुगलू कहां की है बेटा, और मधुबनी कहां की पेंटिंग है। ये सीधे सीधे सवाल आएगा और सीधे सीधे इसका जवाब हमें पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए तो देखो, कलम को कार, अंधा आदमी कलम को कार कह सकता है भाई, अंधा आदमी कलम को कार कह देगा, है ना। आंध्र प्रदेश को हमने अंधा आदमी से कनेक्ट किया है ज्यादातर हर जगह, हम पूरी स्टैटिक जीके में इसको अंधे आदमी से ही कनेक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है, कलम को कार कौन कह सकता है, अंधा आदमी, ठीक है। कलम को कार कौन कह सकता है बेटा, तो कलम को कार कह सकता है अंधा आदमी, ठीक है। मुगलू मुंह को गला कह सकता है, मुंह को गला भी कौन कह सकता है, तो अंधा आदमी कह सकता है। मधुबनी बिहार बेटा, ध्यान रखना है, मधुबनी बिहार मिथिला क्षेत्र में, याद रखना है बेटा मिथिला। तो ये इनके मतलब मैंने थोड़ा सा वो भी लगा दिया है, हालांकि इन चित्रों से कुछ, क्योंकि जब तक आपने वो चीज देखी नहीं है याद तो होगा नहीं, थोड़ा सा आइडिया इसमें आपको लग जाएगा, ठीक है। अरिपन बिहार, अरिपन ध्यान रखना है बेटा, अरिपन बिहार। और गोदना बिहार, भाई ब्याह के बाद गोद में बैठते हैं ना, जो बिठाते हैं देवर को बिठाते हैं, है ना, गोद में बिठाते हैं ना देवर को, ब्याह होता है तो उसके बाद गोदना, गोद में बिठाते हैं, है ना। कई जगह क्या होती है, एक तरह की परंपरा है, ठीक है। चलिए अरिपन, अरिपन बेटा याद रखना है। ब्याह के बाद ध्यान रखना है, ब्याह के बाद एक लड़की है ना अपने आप को अर्पण कर देती है अपने ससुराल वालों को ब्याह के बाद, फिर भी बहुत सारे लोग उन्हें ढंग से रखने को राजी नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोग उनके साथ उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहते जिस तरह का व्यवहार वो अपनी बेटी के साथ चाहते हैं करना। कल को उनकी बेटी की शादी हो तो सामने वाला परिवार कैसा मिले, वो सामने वाला परिवार अच्छा मिले, इसके लिए जरूरी है कि हमारे घर में जो बेटी आ रही है हम उसके लिए अच्छे हों। तो फिर भी बहुत सारे लोग नहीं है, तो अरिपन बिहार का है, गोदना बिहार का है। जादोपटिया बेटा ध्यान रखना है, और पैतकर ये ज्यादा झारखंड के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन जादोपटिया और पैतकर दोनों कहां के लिए पूछे जाते हैं, तो भैया झारखंड के लिए पूछे जाते हैं, झारखंड के लिए, ठीक है। जादोपटिया और पैतकर। रंगवाली, अच्छा भैया रंगवाली, मान लो कोई सफेद रंग वाली लड़की है क्लास में, है ना, सफेद रंग वाली, हमारे यहाँ क्या माना जाता है भाई, जैसे गोरा रंग ही सुंदरता की निशानी है, बाकी जगह ऐसा नहीं है। मतलब जिन देशों में रंग केवल काला होता है मतलब वो तो सुंदर होते ही नहीं होंगे फिर। तो रंग वाली याद रखना है, हमारे यहाँ क्योंकि गोरे रंग को ज्यादा मानते हैं तो इसलिए भैया रंग वाली जो लड़की है ना वो तो कसूता नाटक कर देती है। रंग वाली लड़कियां यानी सफेद रंग वाली लड़कियां तो भैया कसूता नाटक कर देती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे भैया उनसे आगे कोई भी नहीं है। तो रंग वाली कसूता नाटक कर देती हैं, तो दोनों ही कर्नाटक, रंगवाली कर्नाटक, कसूती कर्नाटक, रंगवाली कर्नाटक। अरिपन बिहार, गोदना गोद में बैठने की परंपरा बिहार के बाद, ठीक है। अरिपन याद रखना है बिहार, मधुबनी बिहार, तो मधुबनी पेंटिंग भी कहां की है बेटा, बिहार की है, ठीक है, ध्यान रखना है बिहार की है, ठीक है बेटा। सूरज बेटा ठीक है ठीक है। चलिए देखो, मैसूर को तो आप वैसे ही, एक बच्चा कह रहा है मैसूर चित्रकला भी, मैसूर कर्नाटक आप जानते ही हो कि मैसूर है वो, ठीक है। कर्नाटक के पुराने हिस्से को क्या कहते थे, मैसूर कहते थे, तो ये आपको पहले भी पता है। अरोफ भैया, रोफ, रूफ पे बैठी है हेमा और आंचल, ये हम ध्यान रखना है हेमा और आंचल से कनेक्ट करेंगे। तो हेमा और आंचल कहां बैठी है, रूफ पे, तो भैया अरोफ, अरे भाई रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल बैठी है रूफ पे, हेमा और आंचल। पहाड़ी पे कौन रहती है, हेमा और आंचल, पहाड़ी पे, पहाड़ी पे कौन रहती है, ये अंग्रेजी में भी पहाड़ी होता है इसलिए इसको पहाड़ी नाम से ही ट्रिक बनानी पड़ेगी। कभी एक बच्चा कह रहा था सर अंग्रेजी की ट्रिक, क्योंकि इसको अंग्रेजी में भी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अरे भाई रूफ पे कौन बैठी है, हेमा और आंचल, और भाई पहाड़ी पे कौन रहती है, हेमा और आंचल। गुलेर मारती है वो, गुलेर कौन चलाती है, हेमा और आंचल, और फिर देखती है कांगड़ा कि कहां गढ़ा वो पत्थर, कहां गढ़ा वो पत्थर जो उन्होंने गुलेर से चलाया था, तो ये भी कौन देखती है, हेमा और आंचल। तो कांगड़ा भी याद रखना है बेटा, हेमा और आंचल, कांगड़ा भी हेमा और आंचल। काली घाट कोलकाता, काली घाट पेंटिंग जो है बेटा कलकत्ता की है, काली घाट पेंटिंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, काली घाट बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से एक बार नजर मारो यहां तक। कलम को कार कहता है अंधा आदमी, ठीक है। मुगलू मुंह को गला कहता है अंधा आदमी, मुंह को गला अंधा आदमी। मधुबनी पेंटिंग बेटा याद रखना है बिहार में है, मधुबनी। अरिपन, तो ध्यान रखना है बेटा, अरिपन की अगर हम बात करें तो अरिपन भी बिहार में है। बिहार के बाद भैया खुद को अपने ससुराल वालों को अरिपन अर्पण कर देती हैं लड़कियां, ठीक है। चलिए गोदना,
गोद में भी है, लखनऊ में चलती है, लोक कला हो गई। बाघ, वैसे भी देखो टाइगर कहां से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश से, तो बाघ पेंटिंग भी कहां चलती है बेटा, बाघ पेंटिंग भी कहां चलती है, मध्य प्रदेश में। बाघ पेंटिंग कहां चलती है, मध्य प्रदेश में। गोंड, तो गोंड पेंटिंग भी कहां चलती है बेटा, एमपी में ही चलती है, गोंड पेंटिंग भी एमपी में ही चलती है। वारली, बेटा वारली लोक कला बहुत फेमस है वारली, और ये वारली कहां पे है बेटा, याद रखना है। वार में तो कोई ना कोई हारता ही है ना भाई, मैं तो नहीं हारा था, मैं नहीं हारा था वार में भाई, वार में तो कोई ना कोई हारता है, मैं नहीं हारा भैया, कोई भी हारा हो चाहे। रंगोली, महाराष्ट्र, रंगोली बेटा महाराष्ट्र, रंगोली बहुत महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र की ये चित्रकला है। पट्टचित्र, भैया हवा चल रही थी, हवा, हवा चल रही थी, हवा में सारे चित्र उड़ गए, सौरा, सौरा सारे यानी सौरा चित्र उड़ गए बेटा, तो हवा में सारे चित्र उड़ गए, उड़ गए, ठीक है। तो याद रखना है सौरा उड़ीसा की है। और फिर पट्ट से आ गिरे नीचे, और फिर जब हवा कम होगी तो पट्ट से आ गिरे, पट्ट से नीचे आ गिरे, ठीक है, नीचे आ गिरे। तो ध्यान रखना है हवा में, है ना, हवा में आ गिरे, तो हवा में ध्यान रखना है बेटा। वैसे ये सारी ट्रिक मैं लिखवा नहीं पाऊंगा, आपको अपनी अपनी कॉपी में अंग्रेजी में लिखनी है, ठीक है, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लेंगे कि हवा में सौरा, सौरा चित्र, ध्यान रखना है उड़ गए, उड़ीसा को हम उड़ने से कनेक्ट कर लेंगे। और बेटा याद रखना है फिर बाद में पट्ट से नीचे गिर गए, पट्ट से नीचे गिर गए, वैसे याद हमें ऐसे भी हो जाएगी 2-3 बार अगर रिपीट कर ली तो। पट्टचित्र सौरा, पट्टचित्र सौरा, पट्टचित्र सौरा, पट्टचित्र सौरा बेटा, ठीक है। चलिए पट्टचित्र सौरा। पिथौरा, पिथौरा बेटा गुजरात में, याद रखना है, पिथौरा गुजरात में है। अथिया, अथिया भी गुजरात में है, याद रखना है। और साथिया, साथिया भी गुजरात में है, ठीक है, साथिया भी गुजरात में है। फड़, भैया राजस्थान, तो ध्यान रखना है राजा के स्थान में फड़, भैया ध्यान रखना है चारों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं, चारों तरफ फड़फड़ाते रहते हैं राजा के स्थान में, कुछ ना कुछ नुकसान करने वाले चारों तरफ फड़फड़ाते हैं बेटा। मांडना याद रखना है, और मंडराते रहते हैं राजा को नुकसान करने के लिए, ठीक है। और भैया फड़फड़ाते रहते हैं राजा के स्थान में कि कैसे हमको मिल जाए ये राज, फड़फड़ाते रहते हैं बहुत सारे लोग। और मांडना बेटा मंडराते रहते हैं इस चक्कर में कि कैसे राजा को हटाएं, तो फड़ मांडना ध्यान रखना है, दोनों राजस्थान के हैं। लघु, जो छोटे छोटे लोग हैं ना, लघु वाले लोग, वो भी राजा के स्थान में जाके सोचते हैं कि हम भी राजा बन जाएं, हम भी राजा बन जाएं बेटा, याद रखना है। और कजली और मेहंदी, तो मेहंदी भैया, मेहंदी याद रखना है, मेहंदी राजस्थान। और कजली तो भैया क्या लगाती है, मेहंदी लगाती है जब भी राजा के स्थान में जाती है, जब भी राजा जी के यहाँ घूमने जाती है तो कजली तो भैया मेहंदी लगाती है, कजली मेहंदी लगाती है। तो साथिया कहाँ की है, गुजरात की है बेटा। फड़ राजस्थान की है। मांडना भैया मंडराते रहते हैं राजा के स्थान में, कुछ ना कुछ लोग फड़फड़ाते रहते हैं। लघु, छोटे छोटे लोग भी चाहते हैं कि मुझे राज्य मिल जाए। लघु बेटा याद रखना है, आपने देखा होगा भाई भाई भी आपस में लड़े हैं राजाओं के लिए, भाई भी बेटा, भाई भाई भी राजाओं के लिए बेटा, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगर मैंने बता भी दिया ना बेटा कौन सा है, बस इस टाइप के हैं, तो भी आपको फायदा नहीं है। अथिया है जैसे ये, तो भी आपको ज्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि इसमें आपको पेंटिंग की समझ वाले व्यक्ति को ही ज्यादा चीजें समझ में आती है, इसमें हमें भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि पेंटिंग की जो है बारीक समझ है। इसके अलावा ये अभी हमें यहां ऐसे याद करना है आपको, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ डिटेल भी पूछ रहा है, ध्यान रखना है बेटा। तंजौर तमिलनाडु का, कोल्लम, ठीक है, कोल्लम भैया। कॉल पे आप किसी को कह रहे हो तुम मिलने आ सकते हो कल, कॉल पे आप किसी को कह रहे हो धीरे से तुम मिलने आ सकते हो कल, कोल्लम कल जो है मिलने आ सकते हो तुम, कल तुम मिलने आ सकते हो। तो दूसरी तरफ आवाज नहीं जा रही तो कह रहे भैया तंजौर से बोलना, तंजौर, तंजौर से बोलना, क्या पूछ रहे हो तुम। तो याद रखना है कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु, कोल्लम तमिलनाडु, तंजौर तमिलनाडु। ये दोनों कहां से संबंधित लोक कलाएं चित्रकलाएं हैं, तो बेटा ये संबंधित है तमिलनाडु से। तो कोल्लम भैया कल तुम मिलने आ सकते हो, अरे भैया मिलने तो तभी आऊं, तंजौर से बोलो क्या पूछ रहे हो, तंजौर से बोलो क्या पूछ रहे हो, तंजौर से बोलो क्या पूछ रहे हो, ठीक है। चलिए चेरियल भैया, जैसे नारियल का तेल होता है ऐसे हम याद करेंगे चेरियल का भी तेल, चेरियल का भी तेल। और निर्मल बेटा, निर्मल तो याद रखना है भैया बहुत निर्मल होता है तेल, तो बहुत साफ शुद्ध होता है चेरियल का तेल। चेरियल का तेल हमने बना लिया मनी मन में, चेरियल का कोई तेल है नहीं हमें नहीं पता, पर मुझे ऐसे याद रहता है अब कि जैसे नारियल का तेल तो भैया चेरियल का भी तेल, और बहुत निर्मल होता है, बहुत निर्मल, ठीक है। एक बार यहां तक देखेंगे, देखो वारली भैया, वार में हमें ना पता कोई हारता होगा, मैं तो ना हारा, वार में मैं नहीं हारा। रंगोली